ओके मालिक, सो गुड मॉर्निंग। ओके, होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड। और आशा करता हूँ कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। और बेसिकली दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू योर सीए फाइनल ऑडिट। सीए फाइनल ऑडिट का ये रेगुलर बैच है मालिक। रेगुलर बैच मतलब अल्टीमेटली सारी कहानी, सारा कॉन्सेप्ट, सारा पॉइंट अपन अपडेट करेंगे, क्लास में समझेंगे और कॉन्सेप्चुअली एप्लीकेबल कैसे होता है वो देखेंगे। आई डू थिंक ओके, आपने एक कहानी से ज़्यादा एक कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, जहां पर आपने ये देखा होगा कि भाई यार, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑडिट, अपना एक परसेप्शन होता है कि भाई और ऑडिट अपने को ऑल टुगेदर आ जाता है। ओके, कुछ ना कुछ लिख के आ जाएंगे, ऑल टुगेदर अपना एक्सपीरियंसेस है। ओके, अपन वहाँ पर काम कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी वर्कड इन टू इट, वी आर नोइंग मेनी थिंग्स अबाउट ऑडिट। ओके, नहीं भी रहा तो फेकोलॉजी कर लेंगे मालिक। अल्टीमेटली फेंकने में भी क्या प्रॉब्लम है, ऑडिट तो अपने अंदर रग रग में बसा हुआ है। And to be very precise, I need to be very precise for that. That Malik, 100% as a chartered accountant, we are an expert in two areas. One is accounting area and one is auditing area. Let it be very clear today. Okay, यानी all together आप CA final में आने के बाद you study various subjects. You are studying. You are not only studying accounting and auditing. You are studying taxation point. You are studying law वाला point. You are studying SFM. You are studying various other subjects. Taxation में भी direct, indirect. Even you are studying costing, Malik. और उसके अलावा एक पर्टिकुलर आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट है जहां पर आप स्पेशलाइजेशन का क्या कोर एरिया आपको देखना है वो देख सकते हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस एलिमेंट दैट यू आर एन एक्सपर्ट ऑफ नॉट ऑल एरियाज। हम सारे एरियाज के एक्सपर्ट नहीं है। एज ए चार्टेड अकाउंटेंट की बात कर रहा हूं मैं। एज ए चार्टेड अकाउंटेंट वी आर एन एक्सपर्ट ऑफ टू एरियाज, वन इज अकाउंटिंग एंड वन इज ऑडिटिंग। सर ये मुझे कैसे समझ में आता है कि भाई हम लोग ये एरिया के एक्सपर्टाइज है, हम लोग अकाउंटेंसी की एक्सपर्टाइज है, हम लोग ऑल टुगेदर ऑडिटिंग की एक्सपर्टाइज है, हम लोग दूसरे एरिया के एक्सपर्टाइज क्यों नहीं है सर? हम लोग तो इतना बड़ा सिलेबस पढ़ रहे हैं, माँ कसम। मतलब लॉजिकली देखा जाए तो इतनी बड़ी तो बुक साला डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मिला के हो जाता है सर। जीएसटी वीएसटी क्या मजाक कर रहे हो सर? वह लॉ केस में भी बहुत जन ने बैचेस में देखा होगा, अरे इतनी बड़ी तो बुक है मालिक, इतनी बड़ी तो बुक पढ़ रहे हैं मालिक, क्या मजाक कर रहे हो आप? और इतना पढ़ने के बाद आप बोल रहे हो माँ कसम सर ये वी आर नॉट एन एक्सपर्टाइज। ओ हो, यही तो पॉइंट आपको समझना जरूरी है मालिक। when we will be studying an audit, okay, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपको ऑडिट का सब्जेक्ट आईपीसीसी और इंटरमीडिएट में यू केम अक्रॉस इट एंड यू आल्सो केम अक्रॉस वन ऑफ द एरिया जहां पर आपको ये समझ में आया था कि भाई यार वी कैन ऑल्सो यूज द एक्सपर्ट का ओपिनियन। ओके, एक्सपर्ट के ओपिनियन, क्योंकि जब हम लोग ऑडिट करते हैं या कहीं ना कहीं हम लोग उसके आगे पीछे कॉन्सेप्ट देखते हैं तो हम लोग एक्सपर्ट के ओपिनियन या एक्सपर्टाइज एरिया, मतलब कौन कौन से एरियाज के एक्सपर्ट है वो हम लोग देख रहे हैं मालिक। तो I don't know whether you are able to remember or not. We always use the standards on auditing, okay, for statutory audit. अब वो कौन से ऑडिट है, क्या नहीं है, कौन सा सब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट के ऊपर नहीं जा रहा हूं। मेरा मेन मोटो, ओके, इनिशियली ये पर्टिकुलर लेक्चर, आज के लेक्चर में, ओके, मेरा मेन पॉइंट ये है कि आप ये समझिए कि ऑडिट एक्चुअली क्या है, कहां पर कीवर्ड्स की जरूरत है, कहां पर टेक्निकल वर्ड्स की जरूरत है। व्हेन आई एम यूजिंग अ वर्ड टेक्निकल वर्ड, इट डजंट रिप्रेजेंट ए कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। Technical word means of jargon which is used, which should be used in audit, which is actually required when we are doing an auditing point. तो आई डू थिंक आप कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड्स के आड़े आए रहेंगे, स्टैंडर्ड्स के अक्रॉस आए रहेंगे। स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं आपने ऐसा आइडिया होगा कि भाई यार हम लोग इंटरनल ऑडिट का स्टैंडर्ड हम लोग के लिए एक ऐसे 610 करके स्टैंडर्ड था। उसी तरह ब्रांच ऑडिटर के लिए हम लोग यूज करते हैं स्टैंडर्ड 600। उसी तरह से कहीं ना कहीं और एक स्टैंडर्ड था जो अपने लिए एक 620 करके एक स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड 620 में ये बताया है एज ए ऑडिटर वी कैन यूज द एक्सपर्ट, वी कैन यूज द एक्सपर्ट, वी कैन यूज द एक्सपर्ट। और वहां पर क्लियरली कॉन्सेप्ट ये बताया जा रहा है कि व्हेन वी आर यूजिंग द एक्सपर्ट वी कैन यूज द एक्सपर्ट फॉर टैक्सेशन मैटर, वी कैन यूज द एक्सपर्ट फॉर लॉ मैटर्स, वी कैन यूज द एक्सपर्ट फॉर कॉस्टिंग मैटर्स, वी कैन यूज द एक्सपर्ट फॉर मेनी अदर मैटर्स। बट ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, वहां पर कहीं पर भी ऐसा नहीं आएगा यू कैन यूज द एक्सपर्ट फॉर ऑडिटिंग मैटर्स, यू कैन यूज द एक्सपर्ट फॉर अकाउंटिंग मैटर्स। मां कसम, अगर चार्टेड अकाउंटेंट को ऐसा आ गया कि यू कैन यूज द एक्सपर्ट फॉर ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, मां कसम लग जाएगी भाई। प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस एलिमेंट एंड देयरफॉर ओके इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड। यानी जब अपन चार्टेड अकाउंटेंट बन के निकले, अपना रिजल्ट्स जब पास आए, एंड आई डू थिंक ओके रिजल्ट पास आने के बाद की क्या खुशी है। आज के डेट में तो यूट्यूब पे उस पर बहुत सारे वीडियोज बन जाते हैं। ओके, बहुत सारे वीडियोज आपको देखने मिल जाएंगे कि भाई चार्टेड अकाउंटेंट बनने के बाद क्या हैप्पीनेस है, फैमिली का हैप्पीनेस मालूम पड़ता है, अपनी खुशी मालूम पड़ती है। तो वंस यू बिकम ए चार्टेड अकाउंटेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड दो चीज के लिए आपको खुद को एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ओके, यहां पर आप किसी भी एक्सपर्ट का ओपिनियन लेने, अगर आप कहीं पर भी बोलते हो कि बस आई एम टेकिंग एन एक्सपर्ट ओपिनियन हियर, ओके, इट मींस इट इज अ बिग चैलेंज फॉर अस।
As a core competency for a chartered accountant, it is a two core area. One is accounting and one is auditing. तो सर ये मैंने कहानी क्यों बताई सर कि भाई यार हम लोग एक्सपर्टाइज है, रीजन सिंपल है, बिकॉज आपको यहां पर जो नॉलेज चाहिए वो एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए। यहां पर जो जो जार्गन की बात कर रहा था मैं, टेक्निकल जार्गन की बात कर रहा था, यहां पर तोड़ 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 ओके अपने को वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मालिक। और अपना बेसिक प्रॉब्लम ओके देखो, दो प्रॉब्लम है। दो प्रॉब्लम क्या है मालिक हमारे एग्जामिनेशन के लिए? पहला प्रॉब्लम ये है कि भाई वेदर वी आर एबल टू रिकलेक्ट द आंसर एंड राइट द आंसर, यानी कहीं ना कहीं पॉइंट आता है कि भाई हम लोग लिख पा रहे हैं कि नहीं। ये तो एक प्रॉब्लम है, ठीक है मालिक, ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम कब आएगा? ओके जब उसके पहले वाला और एक प्रॉब्लम अपने को पूरा एरिया आता है कि नहीं, वेदर वी आर अवेयर अबाउट ऑल एरियाज, वेदर वी आर अवेयर अबाउट कंप्लीट सिलेबस, वेदर वी आर अवेयर अबाउट एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट को खत्म करने के लिए मालिक जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो आपको आनी जरूरी है, बात खत्म। एंड ठीक है, एक पर्टिकुलर इंटरमीडिएट लेवल तक एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट था मालिक, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, यानी ठीक है बैकग्राउंड दिया गया था, लेकिन व्हेन वी आर कमिंग इन फाइनल ऐसा नहीं बोला जाएगा ठीक है तेरे को जो आता है वो लिख ले बेटा, तेरे को जैसा जम रहा है वैसा कर ले बेटा। ओके ऐसा नहीं होएगा मालिक, यू नीड टू हैव अ थरो नॉलेज ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स। अब मल्टीपल एलिमेंट्स में क्या क्या है ओके वी विल डिस्कस इट आउट। ओके पहले अपन एक बार क्या समझ लेते हैं, हम लोग ये समझ लेते हैं ऑडिटिंग क्या है क्या नहीं है, इसके ऊपर मैं आज डिस्कशन नहीं कर रहा। ऑडिटिंग ऑल टुगेदर भाई यार बेसिक आइडिया मालूम होगा ऑडिटिंग क्या करते हैं क्या नहीं करते इंटरमीडिएट में। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आई एम स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई एम एज्यूमिंग तुमने इंटरमीडिएट या आईपीसी में तुम जीरो थे। जीरो मतलब किस कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं? ओके जो एप्लीकेशन वाला नॉलेज है उसके इसमें जीरो थे। तो आई बी स्टार्टिंग फ्रॉम ए ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल मतलब ओके हम लोग बेस लेवल से ही चालू करेंगे। बेस लेवल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से ही चालू करेंगे कि मालिक कैसे काम करना है, कैसे आगे जाएंगे, कैसे बढ़ेंगे। पर उसके पहले अपन एक पूरा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, अपना सिलेबस कितना बड़ा है, कौन से चैप्टर्स है, किस तरह से ये चैप्टर्स रोल प्ले करते हैं, एंड उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं एंड हम लोग कैसे फॉर्मेट में चालू करेंगे ओके उसके ऊपर बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट ओके विथ रिस्पेक्ट टू योर सिलेबस। तो यहां पर सबसे पहले व्हेन आई एम डिस्कसिंग अबाउट एनीथिंग अबाउट ऑडिट, एक सेकेंड तो our first point is basically about introduction to understand about various areas or core areas of your CA final syllabus. तो राइट नाउ बिफोर स्टार्टिंग इट आउट ओके दो चार चीजें मैं क्लियर कर दूं ओके ऑल टुगेदर जो अपने लॉ के बैचेस में थे ऑलरेडी वो अवेयर होंगे मालिक वो भी वो ऑल टुगेदर अवेयर होंगे मालिक कि भाई यार कि भाई हमारे कीवर्ड्स और हमारे वर्डिंग्स के ऊपर थोड़ा सा प्लस माइनस है मालिक। ओके प्लस माइनस है मतलब ओके आई डू थिंक जो इंटर में भी पढ़ चुके हैं मुझसे ओके आईपीसी में पढ़ चुके हैं वो भी आइडिया है ओके मालिक अपने वर्डिंग्स में थोड़े से ओके क्या बोलते हैं अपन स्लैंग लैंग्वेज होती है ओके मेरी एकदम देखो आई एम ए प्रोफेशनल की बात करें तो भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है ओके थरो है कमिटेड विद द कंटेंट है मतलब से सारी चीज़ें हैं ठीक है भाई। हेल्थ इश्यूज आए प्लस माइनस होते रहता है वो ठीक है भाई, अब इसमें अपन पर ऐसा नहीं होगा कि भाई ऊपर नीचे अपने इसमें, लेकिन प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट में। लेकिन मेरे वर्डिंग्स कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा, वर्डिंग्स की बात करें तो आई एम 101% स्लैंग विथ माई वर्डिंग। स्लैंग है भाई मेरी वर्डिंग, स्लैंग है मतलब मालिक कॉन्सेप्ट के लिए एकदम बात करें तो भाई यार चीज़ें एकदम मतलब माँ कसम, तोड़, झंपिया, ढंपिया, ये सारी चीजें वर्डिंग्स आती रहेगी मालिक, ये सारी चीजें ये सारे वर्ड्स आते रहेंगे मालिक। तो ये वर्डिंग्स को थोड़ा सा अडेप्ट कर लेना हो सकता है मतलब जो यहाँ पर यूजुअली ये फेस टू फेस बैचेस जब होती है तो सामने दिखते हैं, पर यहाँ पर अपन फेस टू फेस बैचेस तो नहीं हो रही है मालिक, तो वर्चुअल वर्ल्ड में ओके उनके नाम के अगेंस्ट अपन डिस्कशन कर रहे हैं ओके। यानी जैसे अभी अपन कुछ नाम लेते हैं और कुछ नाम के हिसाब से काम करेंगे तो भाई यार थोड़ा सा इमोशनली हर्ट मत होना। यानी एग्जाम्पल ऐसा होता है मालिक ओके कि भाई यार अरे तूने क्या बोल दिया आंसर, यार तूने क्या कर दिया, यार ये क्या बोल दिया मालिक, ये क्या कर दिया, ये ऐसे मतलब कभी कभी तू निकल जाता है, कभी झंपिया निकल जाता है, कभी ढंपिया निकल जाता है। अबे झंपिया समझ में आ रहा है क्या?
ओके अबे झंपे समझ में आया, झेप रहा है क्या तेरे को? ओके ये पॉइंट है तो तेरे को निकलता है, तो इमोशनली हर्ट मत होना मालिक, प्लीज डू अंडरस्टैंड, एकदम क्लियर कर भाई यार, ये अपनी तो टर्मिनोलॉजी है, अपन उसी इसमें पले बड़े हैं, तो ऑल टुगेदर वैसा होगा, तो आप ये प्लीज इस चीज को अडेप्ट कर लेना मालिक। ओके इस चीज से इमोशनली हर्ट मत होना, मतलब यार अरे मां कसम साला तातड़ ने ऐसा बोला मेरे को, ओके देखता हूं, एंड अल्टीमेटली अपने को क्राइम पेट्रोल का एपिसोड थोड़ा बनाना है यार इधर, मालूम पड़ा ये कमिंग फ्राइडे का क्राइम पेट्रोल का एपिसोड है। ओके मुंबई में एक प्रोफेसर की हत्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, तो प्लीज डू अंडरस्टैंड। ओके ये थोड़े से लैंग्वेज को अडेप्ट कर लेना मालिक। ओके लैंग्वेज के थोड़े से अडेप्टेबिलिटी आ जाएगी तो बेटर ऑप्शन है। ओके क्योंकि यही लैंग्वेज की फ्रीक्वेंट वर्डिंग्स, फ्रीक्वेंट कॉन्सेप्ट आते रहता है, मतलब फ्रीक्वेंट कॉन्सेप्ट मतलब कहीं ना कहीं भाई ये वर्डिंग्स भाई यूज टू है। एंड मैं आपको बता दूं ये मैं सिर्फ वर्डिंग आपके साथ यूज नहीं कर रहा हूं मालिक, ये वर्डिंग्स मैं अपनी मतलब मेरी डॉटर ओके जो अभी 10 ईयर्स की है, ओके रितिका, उसके साथ भी, मतलब इवन रितिका हो, आदित्य तो 2 साल का, उसको क्या झेपता होगा, उसको समझ में भी ना आता होगा क्या वर्डिंग्स होते हैं, उसके हिसाब से तो यही वर्डिंग्स है लाइफ में। लेकिन भाई यार रितिका तो 10 साल की होगी, लेकिन फिर भी मैं ये वर्डिंग यूज करता हूँ। ओके तो तोड़ मालिक, तो ध्यान रखना। ओके कभी ऐसा प्लस माइनस होता है तो ये सिनारियो रहेगा मालिक। ओके तो इसको अडेप्ट कर लेना मालिक, बस इतना ही बोल रहा हूँ कि पर्सनली कुछ लेना मत मालिक, भारत माता की जय, नहीं तो ऐसा बहुत बहुत बड़ा इंपैक्ट रहेगा मालिक। ओके तो पहले एक बार है ना आप स्ट्रक्चर समझ लो, क्या करना है क्या नहीं करना है, अपना सिलेबस कैसा है। ओके तो यूजुअली अपन एवरीडे 7:30 to 10:30 वाला लेक्चर अपना सेम रहेगा, 7:30 to 10:30 रहेगा मालिक। विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 7:30, ओके एग्जैक्टली 7:30 को चालू करेंगे एंड अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर का लेक्चर लेंगे, मतलब 9 और 9:15 तक विल कंटिन्यू। उसके बाद एक 15-20 मिनट्स का ब्रेक लेंगे मालिक। ओके बेसिकली एक ब्रेकफास्ट हो जाए भाई, तुम्हारा तो क्या ब्रेकफास्ट, तो माँ कसम तुम लेक्चर देख रहे हो और ब्रेकफास्ट साथ साथ में, क्लासरूम में ये पॉसिबल नहीं था, क्लासरूम में तो माँ कसम मतलब क्लास में अगर ब्रेकफास्ट करना मतलब बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन अभी घर पे बैठे बैठे मतलब जबरदस्त यार लेक्चर देखो। ओके बाजू में एक पोए की प्लेट होगी। ओके पुणे में तो मतलब कांड होगा, पुणे में तो पोए की प्लेट होगी। ओके करी बनाई होगी मम्मी ने, अरे तोड़। ओके वो नहीं बोलते तरी, वो मिसल की तरी, वो लेके माँ कसम, हाँ हाँ भाई अरे वाह तोड़ कॉन्सेप्ट है, अरे वाह तोड़ कॉन्सेप्ट है, अरे वाह तोड़ कॉन्सेप्ट है। ओके ये होते रहेगा, तो ऑल टुगेदर आपके इधर तो सही है, तो आप बहुत तोड़ कंफर्ट जोन में रहोगे मालिक, लेकिन मेरा थोड़ा नाश्ते का बंदोबस्त करना पड़ेगा, तो इसके लिए एक 15-20 मिनट का ब्रेक अपना जाएगा और उसके बाद वापस चालू करेंगे एंड लास्ट 1 घंटा वापस कंटिन्यू करेंगे। ओके इनिशियल मैकेनिज्म क्या रहेगा और अपना स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, पढ़ने के लिए हर चैप्टर में हम लोग कैसे करेंगे, वो अपन डिस्कशन बाद में करते हैं। ओके तो सबसे पहले आज का स्ट्रक्चर, मतलब अभी का बिफोर द ब्रेक का स्ट्रक्चर है, आप सारे चैप्टर्स के तारों सारे स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लीजिए, उनकी मार्किंग स्कीम समझ लीजिए। मैं वापस बोल रहा हूं एक चीज क्लियर रखना, इवन आई टोल्ड दिस पॉइंट इन लॉ। ओके लॉ के इसमें मैंने क्लियर कट बताया, लॉ के बैच में मैंने सारे पंटर लोग जो अपने साथ में थे मैंने क्लियर कट बताया, कितना भी हो अगर ऐसा मैं बोल रहा हूं कि ये अभी तक तीनों मतलब अभी तक के अटेम्प्ट्स में नहीं आया हुआ रहेगा या कभी आया नहीं हुआ रहेगा या इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन याद रखिए ओके इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पढ़ना नहीं है। ओके प्लीज डू अंडरस्टैंड, मेक इट क्लियर कट, पढ़ने का सारा खत्म करने का, सारा स्ट्रक्चर खत्म करने का मालिक, सारा का सारा स्ट्रक्चर। ओके पढ़ने का सारा सिलेबस, सारे एलिमेंट पढ़ लेने के, हाँ वो एक बार गो थ्रू हो जाना चाहिए मालिक, गो थ्रू हो जाना चाहिए। ओके तो सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं फिर बुक्स कौन सी आएगी, कैसी बुक्स है, उसमें से बुक्स में से पढ़ना है अपने को, यहां पर पढ़ना है, कैसे करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे मालिक। ओके एंड जो लॉ के पंटर लोग हैं, ओके मैं एक आध दिन थोड़ा सा इसके ऑडिट केस में अपन एडेप्टेबिलिटी कर रहे हैं और फिर लास्ट 2 मनी लॉन्ड्रिंग और वो जो 2 चैप्टर बचे हुए हैं वो 2 अपन कर लेंगे मालिक, फैक्रा का पॉइंट। ओके एंड आईबीसी वाला एक 2-3 दिन आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद एडेप्टेबिलिटी बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू आफ्टर सर्जरी, तो कंटिन्यूस बैठ के मैं 1-2-3 दिन बैठ के देखूंगा मतलब कैसे क्या हो रहा है, एडेप्ट कर रहा हूँ बस बॉडी के सिचुएशंस को। तो मालिक जस्ट मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा मालिक कैसे क्या प्रोसेस है, बट टू द एक्सटेंट अभी अपन कहानी ऐसी चालू करते हैं। सबसे पहला जो कॉमन सिलेबस या कॉमन पॉइंट है ओके अपने लिए, तो सबसे पहले आप ये समझिए ओके मैं पोर्शन को डिवाइड करते जा रहा हूँ और कॉन्सेप्चुअली समझाते जा रहा हूँ क्या क्या है। सबसे पहले ओके जो चैप्टर है, मैं चैप्टर के नंबर को आप ये एग्जैक्टली आप टेक्स्ट बुक में लिंक मत करना, मैं चैप्टर 1, 2, 3 मेरी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से जा रहा हूँ। ओके आपके टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स और वो अलग रहेंगे, मैं चैप्टर 1, 2, 3 या पार्ट 1, 2, 3 जो लिखूंगा इधर स्क्रीन पे, ये मेरी टर्मिनोलॉजी से जो आपको अभी समझाना है मालिक। ओके तो चैप्टर 1 जो सबसे तोड़ कॉन्सेप्चुअल रहेगा वो रहेंगे स्टैंडर्ड्स। मेरे ख्याल से ओके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आपको ऑलरेडी आइडिया होंगे। ओके
बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, ओके, एक मैं कुछ स्टैंडर्ड्स के ऊपर जिक्र करूं या कुछ बताऊं, तो मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। एज ए प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट, आई एम वेरी क्लियर विथ माय वर्ड। ओके, आप सीए बन जाते हो। सीए बनने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है। आप सीए बन के आप जॉब करो या अपना बिजनेस करो या कोई दूसरा काम करो, ओके, जिसमें आपको मेंबरशिप, सीए इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप या सीए इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग ये प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़ेंगे मालिक, वी विल स्टडी दिस ऑल थिंग्स इन प्रोफेशनल एथिक्स मालिक। तो वंस यू बिकम ए सीए, वंस यू क्लियर योर सीए एग्जामिनेशन, डेफिनेटली देयर विल बी ए तोड़ माहौल मालिक। ओके, तोड़, मां कसम तोड़, यस मालिक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड, नेक्स्ट लेवल फीलिंग होगी, तुम सातवें आसमान पर रहोगे मालिक। लेकिन आपको यह समझना जरूरी है, सीए बनने के 7वें दिन अपने को यह समझना है, ओके, 7 दिन तो मजे मार रही है मालिक, 7 days विल एंजॉय, बट आफ्टर 7 days व्हाट शुड बी डन। ओके, नाउ व्हाट शुड बी डन में मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। एक होगा भाई यार आगे पढ़ाई करते हैं मालिक, ठीक है मालिक, आगे पढ़ाई कर रहे हो, भारत माता की जय, तोड़ यार, पढ़ो मालिक, एजुकेशन जितना अचीव कर सको कर लो मालिक। नहीं तो एक मैं आपको एक लिख के देता हूं स्टैम्प पेपर पे, आज से 10 साल के बाद आपको मालूम पड़ेगा अपने को रिप्लेस करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडी है। ओके, याद रखिए, एक पॉइंट था, एक एरा था व्हेन वी यूज्ड टू डिस्कस दैट बॉस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर्स विल नेवर रिप्लेस ह्यूमन बीइंग, दे विल असिस्ट ह्यूमन बीइंग। बट ऐसा नहीं हो रहा है मालिक, बिकॉज वी आर डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम्स नाउअडे। हम लोग टेक्नोलॉजी पे इतने मशगूल हो चुके हैं मालिक, इतने मां कसम बोल रहा हूं, मतलब इतने अडेप्ट हो चुके हैं मालिक। एक दिन आएगा, ओके, बॉस टेक्नोलॉजी अपने को ओवरटेक कर लेगी, एंड कहीं ना कहीं इसीलिए व्हाट शुड बी डन, मैं बता रहा हूं, एक ऑफिस की बात करें मालिक, ऑफिस में, ओके, एक पॉइंट था जब कम से कम 10 आर्टिकल काम करते थे, और 10 आर्टिकल का काम ऑल टुगेदर अब, ओके, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम्स करते हैं। ऑटोमेशन सिस्टम्स कर लेते, जो 10 आर्टिकल का काम था ऑटोमेशन का। इसका मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं आर्टिकल का काम कुछ नहीं था, आर्टिकल का काम भाई, अभी वी आर अवेयर, आप सीए फाइनल में हो, आपको ऑलरेडी पता है आर्टिकलशिप में आपने क्या क्या किया है। ईयर 1, ओके भाई, ये फोटोकॉपी कैसे करनी ये तो सीख ही लिया होगा, ओके, इसके ऊपर तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रिंटर अगर खराब होता है मालिक, प्रिंटर का, ओके, जो वो रहता है ना टोनर, उसको चेंज कैसे करना ये भी सीखा होगा। ईयर वन बहुत अच्छा होता है। ईयर 1 में अपने को मालूम नहीं अपने साथ होता क्या है। ईयर 1 ऑफ आर्टिकलशिप इज तोड़। ईयर 1 में अपने को झेपता ही नहीं है मां कसम अपने साथ हो क्या रहा है, अपन सिर्फ जाते रहते हैं और अपने को लगता है भाई मां कसम तोड़ हो रहा है, अपने को तोड़ इज्जत मिल रही है। लेकिन बाद में ईयर 2 में मालूम पड़ता है अरे अपन तो झंपे थे, मां कसम क्या कर रहे थे। ओके, ईयर 2 में आने के बाद, ओके, अपने को समझ में थोड़ी सी बहुत पॉलिटिक्स समझ में आती। पॉलिटिक्स मतलब हाँ अच्छा, ओके, अपन ने ऐसे ऐसे करवाना, ऐसे ऐसे करवाना। और ईयर 3 में अपन ईयर 1 वाले आर्टिकल्स की लेते हैं। दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर वर्क मालिक। एंड अगर ये आप कर नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब ईयर 3 में आने के बाद भी अगर आप ऐसा ईयर 1 आर्टिकल्स की आप ले नहीं पा रहे हो मालिक, तो इट इज ए बिग चैलेंज। मतलब भाई यार आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है मालिक। एंड अगर आपको ये नहीं मालूम कैसे क्या करते हैं, डोंट वरी, ओके, ड्यूरिंग द लेक्चर ये भी मैं सिखाता हूँ। तो सर तो लॉजिकली कमिंग ऑन द पॉइंट, ओके, जो अपन बात कर रहे थे कि भाई यार सीए बन जाएंगे। सीए बनने के बाद, ओके, वी हैव 2 ऑप्शंस। वन इज जस्ट बिकमिंग ए सीए, नॉट बिकमिंग ए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, नॉट टेकिंग ए सीओपी। ओके, मतलब इंस्टीट्यूट से एक ही लेना देना था, हमें एग्जाम पास करा के दे दीजिए, बात खत्म, इंस्टीट्यूट टाटा बाय बाय। ओके, और इंस्टीट्यूट से पास होके अपन अपनी लाइफ और जिंदगी जी ले। ओके सर, कुछ भी कर सकते हो उसमें, आप बिजनेस करो, ओके, उसके बाद आप एम्प्लॉयमेंट में रहो। देयर इज नो कंपल्शन टू टेक ए मेंबरशिप, देयर इज नो कंपल्शन टू टेक ए सीओपी। लेकिन और एक ऑप्शन है जहां पर अपन बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। सीए बनने के बाद वी एंटर इनटू ए प्रैक्टिसिंग एरिया। प्रैक्टिसिंग एरिया मेरे ख्याल से आपको मालूम होगा, ओके, जहां पर आपको मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट होना जरूरी है, इंस्टीट्यूट से मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। एंड आफ्टर बिकमिंग ए मेंबर यू विल ऑल्सो टेक ए सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जहां पर इंस्टीट्यूट आपको परमिट करती है यू कैन प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करने के बाद, अब मेरे को बताओ प्रैक्टिस करना मतलब क्या करना, ओके, अपना ऑफिस खोलना, एक सीए का ऑफिस, पीडब्ल्यूसी प्रैक्टिसिंग, ओके, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ओके, पीडब्ल्यूसी बिग 4 जो अपन बोलते हैं, बिग 4 हो गए, बिग 10 हो गए, ओके, ये सब प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ओके। और उसके अलावा स्मॉल ऑफिसेज, मिड साइज फर्म, आप 3 नाम हमेशा पढ़ते होंगे, मतलब 3 नाम हमेशा आपने सोचा होगा जब आप आर्टिकलशिप चालू करने वाले थे। व्हाट आर द 3 नेम्स यू हैव थॉट ऑफ? फर्स्ट नेम वाज बिग 4, सेकंड वाज मिड साइज फर्म, एंड थर्ड वाज स्मॉल साइज फर्म। जो स्मॉल साइज फर्म में है, मेरे को बताओ सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ आपको? जो स्मॉल साइज फर्म में है आपको सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? जो स्मॉल साइज फर्म मतलब क्या है, ओके, एक ही प्रोपराइटर है, प्रोपराइटर एक ही है, आर्टिकल्स बहुत ज्यादा नहीं है, ओके, लोग यानी एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा नहीं है। तो स्मॉल साइज फर्म का फायदा क्या था? स्मॉल साइज फर्म के इसमें फायदा क्या हुआ मालिक? स्मॉल साइज फर्म में फायदा सबसे बड़ा यह हुआ रहेगा, यू हैव गॉट एन हैंड ऑन एक्सपीरियंस ऑन मल्टीपल एरियाज।
अब खाली एक एरियाज में आपने नहीं चेक किया, आपने मल्टीपल एरियाज में हैंड सारे काम करने मिले, जैसे ऋग्वेद का भैया है, सब एरिया में काम करने मिले, सब एरिया में। आप टैक्स ले लो, ऑडिट ले लो, या कुछ छोटे मोटे लॉ के मैटर होंगे, जीएसटी के मैटर होंगे, ओके, आपको सारे एरिया में काम करने मिला मालिक। ओके, नोट फ्री में मिले, मां कसम, जगत बोलता है नोट्स फ्री में मिले, ये भी एकदम तोड़ है। ओके, देखो जगत, ये तू अभी खोल खोल के स्कीम बता दे भाई सबको, पहले ही बता दे स्कीम सबको। ओके, ये सारी स्कीम बता दे। ओके, नोट्स फ्री में ले, नोट्स जगत मैं आपको बता दूं, नोट्स फ्री में सारे फॉर्म में मिलते हैं, बस तुम्हारे पास टेक्निक होनी चाहिए फ्री में कैसे निकालना है। अगर तुम्हें फ्री में कैसे निकालना है ये नहीं टेक्निक मालूम है तो मां कसम तोड़ प्रॉब्लम रहेगा मालिक। मेन पॉइंट क्या है? ओके, ग्राउंड वर्किंग लेवल, परफेक्ट मालिक, मतलब ये आदित्य, ग्राउंड वर्किंग लेवल मतलब सर एक एक एरिया जपत ने समझा। तो अगर जो छोटे फर्म में काम किए, ओके, स्मॉल फर्म का फायदा ये होता है कि बस हर एरिया में आपको काम मिला होगा, हर एरिया में आपको आइडिया होगा रहेगा। ओके, सारे 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 चीजों का एक्सपोजर। बिग फोर में चला जाता तो सर क्या होता था? बिग फोर में सिर्फ आपको एक ही एरिया का एक्सपोजर होता था, एक ही एरिया। और एक एरिया मतलब जब मैं बोल रहा हूं ऐसा एक एरिया मतलब टैक्स पूरा नहीं, पूरा टैक्स नहीं, टैक्स में भी एक एरिया, मतलब यू विल बी ए स्पेशलाइजेशन इन पर्टिकुलर एरिया बिग फोर में। लेकिन भाई डेफिनेटली बिग फोर का ब्रांड, ओके, अमित तातेड़ वर्कड इन पीडब्ल्यूसी, ओ मैन तोड़। ओके, अमित तातेड़ वर्क इन वीएम तातेड़ एंड कंपनी, ओ मैन तोड़ 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 तोड़। ओके, आप ये समझिए दोनों में डिफरेंस क्या है। वीएम तातेड़ एंड कंपनी मेरे बापू की फर्म है, ओके, बापू की फर्म में, ओके, अगर स्मॉल साइज फर्म है अपन को एक्सपोजर सब कुछ मिल सकता है, लेकिन ओके ब्रांड नहीं मिल सकता मालिक। लेकिन बिग फोर गया तो बिग फोर में ब्रांड मिलता है मालिक, लेकिन कोर एरिया में काम करने नहीं मिलता। सर फिर मिड साइज फर्म में क्या होता है? मिड साइज फर्म में ओके कौन सी फर्म है उसके ऊपर तुम्हारी किस्मत है, लेकिन मिड साइज फर्म में बिग फोर और स्मॉल फर्म्स का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब ये मैंने आपको क्यों बताया? रीजन सिंपल है, क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है, दोज हु आर वर्किंग इन स्मॉल फर्म मालिक, ओके, मेरे को आप थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगा के बताइए, स्मॉल फर्म में काम करने वाले कौन से एरियाज में आपने काम किया है। ओके, बहुत जन ने लिखा है कि सारी चीजों का एक्सपोजर मिला है, ग्राउंड लेवल वर्किंग है। मेरे को एरियाज चाहिए, एरियाज, आपने कौन से एरियाज में काम किए? आई वांट टू अंडरस्टैंड द एरियाज। मुझे एरियाज को समझना है, एरियाज कौन से एरियाज है मालिक? एनीबॉडी? टैक्सेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, ऑडिट हो गया, इंटरनल ऑडिट हो गया, स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया, इंटरनल ऑडिट है, केशव भी बोल रहा है, अनुपम इंटरनल ऑडिट, जीएसटी, प्रणव धारा अकाउंटिंग, राघव इनकम टैक्स, जीएसटी, ठीक है मालिक। ओके, काफी आंसर आ गया। बैंक ऑडिट सृष्टि, सृष्टि मतलब बैंक ऑडिट, तोड़ काम कर रही है बैंक ऑडिट। ओके, नेवरदलेस आपने बैंक जब बोला, बैंक ऑडिट जब बोला मतलब ऑडिट वाला एरिया, बैंक हो या इंश्योरेंस हो मतलब ऑडिट वाला एरिया। ओके, इंटरनल ऑडिट हो तो ऑडिट वाला एरिया, टैक्सेशन है तो उसमें क्या क्या होता है। अब मैं और मोर स्पेशलाइजेशन जा रहा हूं, आप सब कुछ बोल रहे हो तो एक बार स्क्रूटिनी हैंडलिंग, यस, एक जन का हितेश का आंसर आया, स्क्रूटिनी हैंडलिंग। मेरे को ये समझना है, अभी टैक्सेशन बोला तो टैक्सेशन मतलब क्या है? आदित्य ने तो एकदम शॉर्टकट आंसर दिया, ऑल सब्जेक्ट ऑफ आईपीसीसी में काम किया हमने, ऑल सब्जेक्ट ऑफ आईपीसीसी, ये भी तोड़ है, ऑल सब्जेक्ट ऑफ आईपीसीसी। ओके, तोड़ आदित्य, मतलब मां कसम। बैंक के एनपीए, टैक्सेशन, ओके, टैक्सेशन में क्या क्या किया होगा? ओके, टैक्सेशन में क्या क्या किया होगा? एक हो गया ऑडिट हो गया, एक हो गया टैक्स हो गया, टैक्स हो गया क्या खाली? टैक्स में भी आपने क्या हो गया? टैक्स प्लानिंग एक एरिया हो गया, टैक्स में कोई हियरिंग के लिए जाना है वो एक एरिया हो गया। ओके, मेरे को बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना एक एरिया हो गया। ओके, उनके अलावा क्या ऐसा भी होता है क्या हम लोग बजट्स भी बनाते हैं कोई कंपनी के एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या हम लोग बजट भी बना के दे सकते हैं मालिक? ओके सर, सृष्टि क्लाइंट को फोन करके पूछते हैं और बोलते हैं प्लीज सेंड ओटीपी। ये भी एक एरिया हो गया, ये तो एक एरिया, वेरी कॉमन एरिया, प्लीज सेंड ओटीपी, प्लीज सेंड ओटीपी। फाइलिंग है, अपील्स है, एडवाइजरी है, टीडीएस केस में करना। तोड़ता ये आंसर वहां कसम है, कंसल्टेंसी नेक्स्ट लेवल था ओटीपी का। तो मैं बोल रहा हूँ सबसे कॉमन है ना, सबसे ज्यादा टाइम ओटीपी मांगने में जाता है अपना, और उसमें भी ओटीपी रहता है। कितनी बार तो क्लाइंट ये बोलता है डिजिटल सिग्नेचर है ना, क्लाइंट बोलता है तेरे पास ही रख भाई,
ओके डिजिटल सिग्नेचर में क्लाइंट बोलता है तेरे पास ही रख, मेरे को दे ही मत, ओके जबकि उसको मालूम नहीं डिजिटल सिग्नेचर क्या बैंड बजा सकते हैं अपन। डिजिटल सिग्नेचर मतलब इसे सिग्नेचर मैन, अपन पूरी बैंड बजा सकते हैं यार, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है। ओके नेवरदलेस, ओके जो मेरे को आपको समझाना था कि एज ए चार्टेड अकाउंटेंट प्रैक्टिस क्या करता है। आपने एरियाज बोले, जैसे एरियाज कौन से हुए मालिक? फाइनेंस हुआ, अकाउंटिंग हुआ, टैक्सेशन हुआ, ओके जीएसटी हुआ, ओके मल्टीपल चीजें हुई, लेकिन उसमें भी हम लोग एक एरिया में क्या क्या कर सकते हैं, एक एरिया में क्या क्या कर सकते हैं। तो प्लीज सब लोग का एक बार ध्यान दीजिए, एज ए चार्टेड अकाउंटेंट, ओके एज ए चार्टेड अकाउंटेंट, ओके हम लोग ऑडिट कर सकते हैं। एज ए चार्टेड अकाउंटेंट हम लोग ऑडिट करते हैं। एज ए चार्टेड अकाउंटेंट हम लोग रिव्यू करते हैं। ओके आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर और नॉट, लेकिन देख लीजिए, रिव्यू करते हैं। उसके अलावा एज ए चार्टेड अकाउंटेंट हम लोग एश्योरेंस सर्विसेज देते हैं। एंड ओके उसके अलावा ओके हम लोग ऑल रिलेटेड सर्विसेज देते हैं, रिलेटेड सर्विसेज। प्लीज अंडरस्टैंड एज ए चार्टेड अकाउंटेंट, ओके आप जो एरिया बोलना चाहते हो बोलिए, ओके टैक्सेशन बोलिए, फाइनेंस बोलिए, अकाउंट्स बोलिए, ओके सारी चीजें इन चार चीजों का इर्द गिर्द घूमती है। आप टैक्स जो चीज बोलना बोल दीजिए मालिक, नो प्रॉब्लम, वट एवर यू से, बट दीज आर द 4 एरियाज मेनली विच वी आर वर्किंग। वन इज ऑडिटिंग एरिया, वन इज रिव्यू एरिया, वन इज ओके एश्योरेंस एरिया, वन इज रिलेटेड सर्विसेज। सर कैन यू गिव एन एग्जाम्पल? ओके एग्जाम्पल देते, छोटा सा पॉइंट समझ लेते, प्लीज अंडरस्टैंड, एक एग्जाम्पल को लेके समझते मालिक। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके जब हम लोग ये बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, यानी अगर कोई कंपनी आती है और हमें अपॉइंट करती है टू प्रिपेयर ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू प्रिपेयर ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं क्या वर्डिंग यूज कर रहा हूं? टू प्रिपेयर ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनके बुक कीपिंग मेंटेन करना है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। ओके सर ये कौन सा काम हो गया? ये हो गया रिलेटेड सर्विसेज। रिलेटेड सर्विसेज मतलब एक्सेट्रा जैसा। ओके पहले 3 में जो नहीं जा रहा होगा वो रिलेटेड सर्विसेज में चला जाएगा। Okay, any item which is not going in first 3 will be going in related services. That is what you need to understand. सर ऑडिट करना, ऑडिट किसका करते हैं हम लोग? ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करते हैं। कौन सा करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन आपको यहां पर 2 वर्ड्स मैं याद रखने की कोशिश कर रहा हूं, वन इज हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड वन इज प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा कभी आपने सुना है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा कभी सुना है तुमने? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस मालिक, ओके जरा बोलता है यस। ओके हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या? ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस उस ईयर के लिए जहां पर ऑलरेडी ईयर खत्म हो चुका है, दो ऑलरेडी ईयर हैज बीन गॉन। यस जगह जी मैं आ रहा हूं एक पॉइंट पे। ओके यहां पर लोन लेने के लिए दोनों चाहिए होती है। यस ये लोन लेने के लिए, लेकिन दोनों में क्या है? ये दोनों नाम सुने हुए हैं, अंकिता आपने सुना हुआ, नाम सुना हुआ है। ओके हिस्टोरिकल मींस पहले का, परफेक्ट। ओके पहले का मतलब क्या? ऑल टुगेदर अगर एग्जांपल आज की बात करें तो मेरा अगर मैं 2021 ओके यानी अप्रैल 20 से लेकर मार्च 21, अप्रैल 20 से लेकर मार्च 21 तक अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता हूं, आज मैं हूं सितंबर 21 में। ओके अगर मैं अप्रैल 20 से लेकर मार्च 21 तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूंगा, ओके ये होते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑलरेडी गॉन, पुराने वाले ऑलरेडी बन चुके हैं। ओके ये ऑलरेडी ईयर पास हो चुका है। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फ्यूचर। ओके यानी एग्जांपल अगर मैं बना रहा हूं अप्रैल 21 से लेकर मार्च 22 तक, अप्रैल 21 से लेकर मार्च 22 तक, मेरे को बताइए ऑल टुगेदर ये अप्रैल 22 तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं, फिर भी मैं प्रॉफिट फिगर दिखा रहा हूं, फिर भी मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं। ओके ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओके आने वाला फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव, इसलिए उसका नाम प्रोस्पेक्टिव है। सर प्रोस्पेक्टिव कितने साल के लिए हो सकता है? एनी पीरियड, डजंट मैटर, एनी पीरियड, इट कैन बी फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, व्हाटएवर। ओके 10 साल के लिए, 10 साल के ऊपर आ तो बहुत बेवकूफी होगी। ओके 100 साल के आप बनाओगे नहीं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि देखो एक चीज आप समझिए, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके वी रिक्वायर एन अजम्पशन टू प्रिपेयर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अजम्पशन की जरूरत है मालिक, अजम्पशंस के बेसिस पे बनता है। तो अजम्पशन 100 साल के आप एक साथ में नहीं ले सकते। हाँ एक पर्टिकुलर ईयर, ओके एक 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो, आपके अजम्पशंस कैसे है उसके बेसिस पे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। तो आप याद रखना जब भी ऑडिट या रिव्यू होता है, ओके ये हमेशा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होता है या हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है, और एश्योरेंस होता है वो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के होते हैं।
ओके यानी अगर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बनाना है वो मेरे लिए एश्योरेंस सर्विसेज हुई, एश्योरेंस सर्विसेज हुई, एश्योरेंस सर्विसेज। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है वो मेरे लिए एश्योरेंस सर्विसेज हुई, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एश्योरेंस देना वो मेरे लिए एश्योरेंस सर्विसेज हुई। एंड हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम लोग ऑडिट भी कर सकते हैं, रिव्यू भी कर सकते हैं। ओके सर, ऑडिट और रिव्यू में क्या डिफरेंस होता है? वैसे मैं आपको बता दूं, ऑडिट बहुत बड़ा स्कोप है, रिव्यू का स्कोप बहुत ही कम है। आपने एक छोटा सा, अगर आप इफ यू आर अवेयर थोड़ा सा एक पर्टिकुलर पॉइंट को अगर आप समझोगे तो पर्टिकुलर पॉइंट पर अपन ये डिस्कस कर सकते हैं मालिक के भाई, when we are discussing about audit, okay, when we are discussing about audit and when we are discussing about review, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? okay, ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स इज मोर देन 35 स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स 35 के ऊपर, 35 के रेंज में अपने पास ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है। और रिव्यू के स्टैंडर्ड सिर्फ 2 है, सिर्फ रिव्यू के स्टैंडर्ड्स 2 है, बाकी और कुछ नहीं, बाकी और कुछ नहीं। मतलब आप इमेजिन करो, अगर स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू सिर्फ 2 है और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आर अप्रोक्सीमेटली मतलब नियर अबाउट 30-35, ओके 34-35 ये रेंज तक है, तो आप इमेजिन करो मतलब क्या किसका स्कोप बहुत बड़ा होगा। और शायद आपने ऐसा सुना होगा कभी, आपने आई डोंट नो यू केम अक्रॉस वर्ड एलआर, लिमिटेड रिव्यू करते हैं, लिमिटेड रिव्यू हर क्वार्टरली आता है, लिमिटेड रिव्यू। ओके जून का एक एलआर आएगा, ओके फिर जुलाई अगस्त सितंबर का एक एलआर आएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का एलआर आएगा। ये एलआर होते हैं क्वार्टरली रिव्यू, ये होता है रिव्यू एंगेजमेंट। और ये ऑडिट होता है, ऑडिट ईयरली होता है, ऑडिट ईयरली होता है। रिव्यू क्वार्टरली भी होता है, ईयरली भी होता है, रिव्यू क्वार्टरली भी होता है, ईयरली भी होता है, लेकिन ऑडिट ईयरली होता है, ऑडिट ईयरली होता है। एंड दैट इज वेयर वी विल बी डिस्कसिंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस एलिमेंट। तो आपको ये समझना जरूरी है, ओके आपको ये समझना जरूरी है कि ये एरियाज फ्रॉम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस की बात करेंगे। तो सर टैक्सेशन के मैटर, ओके ये मैटर्स के लिए कौन से पॉइंट आ गए? रिलेटेड सर्विसेज, ओके रिलेटेड सर्विसेज, ओके बट रेदर देन टैक्सेशन मैटर से ज्यादा मैं बोलूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, क्योंकि यहां पर ये चारों जो चीजें पढ़ रहे हो, ये चारों चीजें जो पढ़ रहे हो, दीज मोर आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनके अलावा टैक्सेशन के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे मालिक, वो टैक्सेशन के स्टैंडर्ड आपको देखने होंगे। लॉ के स्टैंडर्ड्स है, लॉ का रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आपको लॉ से देखना पड़ेगा। लेकिन एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, अगर मैं, बिकॉज मैंने क्या बोला था, वी आर एक्सपर्ट इन ओनली 2 एरियाज मेजरली, वन इज अकाउंटिंग एंड वन इज ऑडिटिंग। तो जब मैं अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की बात करूंगा तो हमारे लिए ये 4 कोर एरियाज होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड। तो एक क्वेश्चन क्योंकि आया था, मेरे ख्याल से जगत ने क्वेश्चन पूछा था, सर यानी इसका मतलब टैक्सेशन मैटर क्या रिलेटेड सर्विस में आती है? देखिए टैक्सेशन मैटर रिलेटेड सर्विस में नहीं आती है, लेकिन टैक्सेशन रिलेटेड टू अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, एग्जांपल मेरे को कुछ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कैलकुलेट करना है, या मेरे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या आएगा टैक्सेशन के लिए, ओके यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंप्लीकेशन कैसा होगा, कंसल्टिंग सर्विसेज देनी है, ओके लेकिन इट इज शुड बी रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन इट इज कमिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर पार्ट। यस मालिक, ओके हनी का ऑडिट इज ऑलवेज ईयरली, ऑडिट की जब बात करें, हाँ लेकिन आपके दूसरे ऑडिट है, देखो एक मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात कर रहा हूं, ये मोर ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट है, दिस इज नथिंग टू डू विद इंटरनल ऑडिट आल्सो, ओके दिस इज नथिंग टू डू विद अदर एरियाज आल्सो, ओके सो आई एम फोकसिंग ओनली ऑन स्टैट्यूटरी ऑडिट राइट नाउ। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट आपका हमेशा ईयरली होता है, लेकिन रिव्यू जो होता है वो क्वार्टरली होगा, ओके और ईयरली भी होता है, रिव्यू ईयरली भी होता है, लेकिन वो किसको देते हैं एंगेजमेंट वो अलग अलग है, जैसे जैसे अपन चैप्टर में जाएंगे तो उस टाइम पे मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो एज ए चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड हम लोग कौन से एंगेजमेंट ले सकते हैं मालिक? एज ए चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड हम लोग कौन से एंगेजमेंट ले सकते हैं? एज ए चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड कौन से एंगेजमेंट ले सकते हैं? 4 एंगेजमेंट। कौन से एंगेजमेंट मालिक? पहला ऑडिट एंगेजमेंट, दूसरा रिव्यू एंगेजमेंट, थर्ड विल बी एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड फोर्थ इज रिलेटेड सर्विसेज। तो now when we are discussing about this particular point, okay now we are discussing about this particular point, तो सर ये चारों के लिए स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है क्या? आंसर इज यस, चारों के लिए स्टैंडर्ड्स है, ये चारों के लिए स्टैंडर्ड्स है, लेकिन अपने सिलेबस में चारों के लिए स्टैंडर्ड्स नहीं है। अपने सिलेबस में ये चारों का खाली ओवरव्यू दिया हुआ है, ओके और अपने सिलेबस में जो स्टैंडर्ड्स है वो खाली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, यानी अपना सिलेबस इज मोर रेस्ट्रिक्टेड टू दिस पर्टिकुलर एरिया ओनली, अगर मैं स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो आवर सिलेबस इज रेस्ट्रिक्टेड टू दिस स्टैंडर्ड, ओके सो वी आर मोर कंसर्न विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ओके तो अपने सिलेबस में रिव्यू नहीं है, रिव्यू के स्टैंडर्ड्स नहीं है, मैं वापस बोल रहा हूं, ये चारों का डिस्कशन है, ओके क्या क्या पॉइंट है, वो कीवर्ड्स है क्या है, वो चैप्टर में जाऊंगा तब डिस्कस करूंगा, लेकिन ओके इसमें से जो स्टैंडर्ड्स है वो सिर्फ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, रिव्यू के स्टैंडर्ड्स, एश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स एंड ओके रिलेटेड सर्विसेज के स्टैंडर्ड्स डिस्कशन में नहीं है। और मैं आपको थोड़ी सी एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं, ओके
ये स्टैंडर्ड्स फाइनल में थे, ये स्टैंडर्ड्स फाइनल में थे। कौन से? रिव्यू के भी स्टैंडर्ड्स थे, रिव्यू के 2 स्टैंडर्ड्स, एश्योरेंस के 2 स्टैंडर्ड्स, रिलेटेड सर्विसेज के 2 स्टैंडर्ड्स। ये स्टैंडर्ड्स पहले फाइनल में थे। कब? 2019 के पहले, 2019 के पहले, बिफोर 2019। 2019 में इंस्टीट्यूट ने इन सबको डिलीट कर दिया। 2019 में इंस्टीट्यूट ने सबको डिलीट कर दिया। 2019 में डिलीट कर दिया। 2019 में ये बताया गया, 2019 में इंस्टीट्यूट टोल्ड कि भाई वी विल बी ओनली स्टडिंग, सीए फाइनल में विल बी ओनली स्टडिंग, ओके, ओनली स्टडिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। एंड और एक बहुत सुनहरी बात बता रहा हूँ मालिक, सुनहरी बात बता रहा हूँ, ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, सुनहरी बात बता रहा हूँ, ओके। सुनहरी बात क्या बता रहा हूँ मालिक, ओके। आप इमेजिन करो, ओके, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखो। ये स्टैंडर्ड, ओके, अभी जो इंटर की मॉड्यूल 2 दिन पहले मॉडिफाई हुई है May 22 के लिए, May 22 ऑनवर्ड्स, May 22 ऑनवर्ड्स इंटर के सिलेबस में इन रिव्यू स्टैंडर्ड्स, एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस के ऊपर ओवरव्यू दे दिया। यानी ये स्टैंडर्ड्स को, पूरे स्टैंडर्ड्स नहीं डाले लेकिन उनके ओवरव्यू, स्टैंडर्ड्स के ओवरव्यू, कौन से स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड्स क्या करते हैं, वो सब इंटर में डाल दिया गया है। तो अभी इंटर में, इंटर के ऑडिट में जो मेजर अमेंडमेंट किया इन्होंने, वो ये 3 स्टैंडर्ड अब इंटर में घुसेड़ दिए। यानी नाउ इंटर, सीए इंटर वाला बच्चा, ओके, अभी ये 3 स्टैंडर्ड्स के ऊपर डिस्कशन करेगा। यानी सीए फाइनल में आईपीसीसी में थोड़ा ही ना, इंटर में नहीं था मालिक, इंटर में नहीं था, ये इंटर में नहीं था। आईपीसी में तो ओवरव्यू, आईपीसी में तो ओवरव्यू का स्ट्रक्चर ही था। इंटर में अभी ये May 22 ऑनवर्ड्स इंटर के सिलेबस में ही आ गया है। तो अपने लिए तो भाई कहानी खत्म है, सीए फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू, ओ हो शांति पड़ी। लेकिन इनके स्ट्रक्चर जानने आपको जरूरी है। तो स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, चैप्टर 1, ओके। एक छोटा सा पॉइंट खत्म नहीं हुआ अभी तक, एक छोटा सा पॉइंट वापस बोल रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, और आपसे ये आंसर, मेरे को उम्मीद है कि ये आंसर आपके इसमें आए मालिक, ओके, आपसे ये आंसर आए। ओके, आपसे ये मुझे आंसर मिले मालिक। तो आंसर क्या मिलना चाहिए मुझे आपसे? एक पहला पॉइंट, अगर मैं आपको बोलता हूं एज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट वो कितने इंगेजमेंट करेगा, एज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ये कितने, एज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने इंगेजमेंट ले सकता है, इंगेजमेंट बोल रहा हूं, कितने इंगेजमेंट ले सकता है, हाउ मेनी इंगेजमेंट यू कैन फोकस ऑन। तो आपका आंसर होना चाहिए 4। अभी ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब इसके ऊपर मैं वापस, मैं नहीं बोलूंगा कौन से इंगेजमेंट लेगा, तो आपको ऑलरेडी क्लियर है। तो अब इंगेजमेंट 4 लेगा, कौन से लेगा? ऑडिट, रिव्यू, ओके, एश्योरेंस एंड लास्ट विल बी रिलेटेड सर्विसेज। आप याद रखना, ऑडिट और जब रिव्यू करेगा तो इट विल बी डन फॉर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड जब वो एश्योरेंस देगा तो इट विल बी फॉर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड रिलेटेड सर्विसेज मतलब रिलेटेड सर्विसेज। भारत माता की जय। और इसके अंदर और 2-3 एलिमेंट हो गए, जब अपन चैप्टर में जाएंगे तब देखेंगे मालिक। ओके, तो अब एक छोटा सा एग्जांपल, ओके, आपने ऑलरेडी समझा, खत्म कर रहे हैं अपन ये स्टैंडर्ड के पॉइंट को, ओके, मैं वापस बोल रहा हूं, आपने ऑलरेडी समझ लिया कि भाई यार ये स्टैंडर्ड ऐसे करना है, ये अपन को समझ में आया, ये प्रैक्टिसिंग सीए करेगा। लेकिन ओके, मेरे को आपसे ये पूछना है, ओके, क्या डू यू थिंक एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड बी फोकसिंग ऑन क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स? शुड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फोकस ऑन क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स और नॉट? चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड फोकस ऑन क्वालिटी रिक्वायरमेंट और नॉट? चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिटी रिक्वायरमेंट पे फोकस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ओके, आंसर यस आ रहा है, ठीक है। यस का आंसर बहुत इजी था, क्योंकि यस रहेगा ही। आप बोलोगे हाँ भाई यस करना ही चाहिए सर, करना ही चाहिए। ओके, शशांक भी बोल दिया भाई, राघव भी बोला, ओके, उसके ही तो पैसे हैं। राघव तो ये बोल रहा सर उसी के तो पैसे हैं। ओके, अनुपम भाई भी बोल दिया यस। ओके, आदित्य यस सर। पीयूष भी बोला यस सर। अब मेरा क्वेश्चन आता है, ओके, क्वालिटी रिक्वायरमेंट है, ओके, मेरे को बताओ क्या मतलब यार, आई अंडरस्टूड कि भाई यार मैं इंगेजमेंट करने वाला हूं, ये इंगेजमेंट जो मैं देख रहा हूं ना यार, ये करने वाला हूं मैं, ये मैं समझ चुका हूं। लेकिन ये इंगेजमेंट करते वक्त मेरे को क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, क्वालिटी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इसीलिए इन सब के एरिया के लिए, ओके, इन चारों स्टैंडर्ड्स, ये चारों इंगेजमेंट के लिए, ये चारों इंगेजमेंट के लिए स्टैंडर्ड्स है, ये चारों इंगेजमेंट के लिए स्टैंडर्ड्स है। लेकिन आपने वो स्टैंडर्ड फॉलो किए कि नहीं, ये भी तो हमें एंश्योर करना पड़ेगा। ये चारों एंगेजमेंट के लिए, ऑडिट के लिए स्टैंडर्ड्स है, रिव्यू के लिए स्टैंडर्ड्स है, ओके भाई, एश्योरेंस के लिए स्टैंडर्ड्स है, ओके भाई, रिलेटेड सर्विस के लिए स्टैंडर्ड है। लेकिन आपने ये सब सर्विसेज करते वक्त आपने स्टैंडर्ड्स फॉलो किए कि नहीं, क्वालिटी करी कि नहीं, क्वालिटी का ध्यान रखा कि नहीं। इसीलिए ओके, आपको एक क्वालिटी कंट्रोल करके स्टैंडर्ड होगा, क्वालिटी कंट्रोल करके स्टैंडर्ड होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ओके, और याद रखना, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल अप्लाइज नॉट टू एन इंगेजमेंट, इट अप्लाइज टू द फर्म। यानी ये स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल विल बी टेकन केयर बाय फर्म, सीए फर्म।
सीए फर्म। ओके, तो एनी सीए फर्म, एग्जांपल अभी समझ लो, अगर कोई सीए फर्म है जो ये 4 सर्विसेज दे रही है, एक सीए फर्म है जो ये 4 सर्विसेज दे रही है, आइदर ऑडिट दे रही है, एश्योरेंस दे रही है, रिव्यू दे रही है, रिलेटेड सर्विसेज कर रही है, उनको एसक्यूसी, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म बोलता हूं एसक्यूसी, एसक्यूसी स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखना पड़ेगा। और अभी तक अपने पास एसक्यूसी सिर्फ एक ही है, एंड दैट इज एसक्यूसी 1। ओके, दैट इज ओनली एसक्यूसी 1, और ये शायद आपने आईपीसीसी में पढ़ा होगा, आपको याद होगा शायद। ओके, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, दिस इज कॉपी पेस्ट ऑफ आईपीसीसी, नॉट ए बिग डील। बस हाँ, सीए फाइनल में जाके अभी इसका एप्लीकेशन अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि एसक्यूसी ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड फ्रॉम अदर एलिमेंट। विल डिस्कस अदर एलिमेंट क्या है, लेकिन एसक्यूसी तो आपको यह समझना है 5 एरिया, यानी 4 एरिया के लिए जो क्वालिटी कंट्रोल होगा वो एसक्यूसी होगा, 4 एरिया के लिए जो क्वालिटी कंट्रोल होगा वो एसक्यूसी होगा, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। लेकिन मेक श्योर, ओके, मेरे को एक चीज वापस क्लियर कट याद रखना, मेरे को बताओ, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल इज एप्लीकेबल फॉर, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल इज एप्लीकेबल फॉर, ओके, एप्लीकेबल फॉर और एप्लीकेबल टू किसको एप्लीकेबल है? नॉट ऑन इंगेजमेंट, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑडिट, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू एश्योरेंस, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू रिव्यू, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू रिलेटेड सर्विसेज, इट इज एप्लीकेबल टू firm, CA firm, it is applicable to CA firm को एप्लीकेबल है, ये ध्यान रखना। ओके, यानी आप मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, मेरी एक सीए फर्म है, मेरी सीए फर्म सिर्फ ऑडिट करती है, बाकी रिव्यू नहीं करती, एश्योरेंस नहीं देती, रिलेटेड सर्विस नहीं करती, सिर्फ ऑडिट करती। तो प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे को स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू मेरे को देखने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस देखने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल एज ए फर्म का मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको ये एक एलिमेंट्स आपने ध्यान रख लिया, और आपको मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है कि भाई यार, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल तो आपको फर्म को एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ओके, ठीक है मालिक, डन, परफेक्ट। ओके, मेरे ख्याल से इधर तक कहानी क्लियर है सबके लिए। ओके, परफेक्ट। ओके, तो अपने सिलेबस में अपने पास 2 स्टैंडर्ड्स है, एक है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड एक है एसक्यूसी। पर एसक्यूसी में क्या एक ही स्टैंडर्ड तो ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, तो वी विल बी स्टडिंग ओनली एसक्यूसी, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, एंड वन इज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। बाकी स्टैंडर्ड्स नहीं है अपने सिलेबस में, लेकिन बाकी कॉन्सेप्ट रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मालिक, एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ठीक है, परफेक्ट। तो अब ये ध्यान रखना, ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। ओके, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है मेरी, ओके, सीए फर्म है, आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के बताइए, सीए फर्म है, और मैं सिर्फ रिलेटेड सर्विसेज देता हूं, मेरी सीए फर्म है एंड आई एम गिविंग ओनली रिलेटेड सर्विसेज। तो मेरे को बताओ कौन से स्टैंडर्ड ध्यान में रखने पड़ेंगे? मेरी सीए फर्म है एंड आई एम गिविंग ओनली रिलेटेड सर्विसेज, मेरी सीए फर्म है, ओके, एंड आई एम गिविंग ओनली रिलेटेड सर्विसेज, तो मुझे कौन से स्टैंडर्ड ध्यान में रखने पड़ेंगे? कौन से स्टैंडर्ड ध्यान में रखने पड़ेंगे मालिक? परफेक्ट मालिक, परफेक्ट। मुझे जो ध्यान में रखना पड़ेगा वो होगा स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज एंड एसक्यूसी, 2 स्टैंडर्ड। तो एज ए सीए फर्म मैं रिलेटेड सर्विसेज देते वक्त, ओके, मैं स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज ध्यान रखूंगा और साथ में एसक्यूसी का भी ध्यान रखूंगा, एंड अल्टीमेटली आई विल बी अचीविंग माय ऑब्जेक्टिव। दिस इज हाउ द थिंग्स विल वर्क। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ चुके हो। तो इन शॉर्ट, अगर मैं 4 सर्विसेज देता हूं, मेरी सीए फर्म 4 सर्विसेज देती है, तो मुझे 4 स्टैंडर्ड ध्यान में रखने पड़ेंगे और साथ में एसक्यूसी भी ध्यान में रखना पड़ेगा। एसक्यूसी इज इररिलेवेंट वेदर आप कौन सी सर्विस दे रहे हो, एसक्यूसी इज एप्लीकेबल टू ए सीए फर्म, बस। ठीक है, चलो मालिक, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। पहला टारगेट, पहला स्टेप क्लियर है सबको, अभी समझ में आ गया? यस, ऑल सीए फर्म्स हैज टू फॉलो एसक्यूसी। यस वंदना जी, ऑल सीए फर्म्स हैज टू फॉलो एसक्यूसी मालिक, ऑल सीए फर्म्स हैज टू फॉलो एसक्यूसी। ठीक है मालिक, ओके। नाउ मेरे को कोई बताएगा कौन चेक करेगा कि मैंने एसक्यूसी फॉलो किया कि नहीं किया? Who will check that whether I followed SQC or not? Who will check whether I have followed SQC or not? क्या मेरा भी ऑडिट होगा? ऑडिटर का ऑडिट? क्या मजाक कर रहे हो यार? ऑडिट आपने पढ़ा होगा तो आपने आईपीसी में पढ़ा या इंटर में पढ़ा तो आपने कंपनी ऑडिट का। आईसीआई चेक करेगी आदित्य? आईसीआई कैसे चेक करेगी? मेरा क्वेश्चन, आईसीआई कैसे चेक करेगी? फर्म पार्टनर, वो तो एसक्यूसी 1 में आपने फर्म पार्टनर अप्रूव करेगा, एसक्यूसी 1 कंप्लाई किया कि वो फर्म पार्टनर थोड़ा ना चेक करेगा। फर्म पार्टनर तो मेरे को पता, फर्म पार्टनर तो कोई भी हाँ बोलेगा ना, मेरे को पता मेरा दोस्त रहेगा, अरे फर्म के पार्टनर्स है, अभी हम, मैं और एग्जांपल लेते हैं, मैं और अक्षय पार्टनर है, मैं और वंदना पार्टनर है, मैं और अनुपम पार्टनर है। मेरे को बताओ, ओके यार मेरे को बताओ अनुपम क्या बोलेगा? नहीं अमित ने नहीं किया, नहीं अमित, अरे नहीं मैंने किया, अरे नहीं किया, और लास्ट में अरे चल ना जाने दे, कर लिया, ऐसा होएगा मालिक? नहीं,
ऐसा थोड़ा ना, फर्म के पार्टनर है यार, इसीलिए ओके। और एक चीज याद रखना, सीए का ऑडिट नहीं है, सीए को ऑडिट नहीं होता है, और आईसीआई के पास, आईसीआई को भी ये इंश्योर करना है। देखो आज के डेट में हर एक चार्टर्ड अकाउंट, मेरे को बताओ अगर कुछ भी, मेरे को बताओ, आपने ये सुना होगा लास्ट 2-4 साल में तो ये बहुत 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 नामचीन हो गया है कि अरे यार कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इशू आया, किसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है? Who has been blaming up? ओके, किसके ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है? अरे यार ये हुआ है, अरे यार नीरव मोदी का किस्सा हुआ, ओके, बैंक ने झोल मारा होगा, लेकिन साला एग्जाम किसके ऊपर आ रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूं वो गलत नहीं गया, पीडब्ल्यूसी का केस आपने देखा होगा, ओके, यानी आप समझ रहे हो, मैं ये बोल रहा हूं, मतलब यार ये लोग बोल रहे हैं ऑडिटर, ये ऑडिटर ऐसा कर रहा है, ऑडिटर वैसा कर रहा है, ऑडिटर ये कर रहा है, ऑडिटर वो कर रहा है। इल्जाम तो ऑडिटर पे ही आ रहा है। नीरव मोदी का किस्सा ले लो, उसके अलावा और 2-3 किस्से हो गए, ओके, एंड इसकी वजह से शायद मेरे ख्याल से आपको आइडिया होगा, एक नेफ्रा करके एक कमिटी आई हुई है, ओके, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो अभी आईसीआई के ऊपर मॉनिटरिंग कर रही, मतलब जो स्टैंडर्ड्स बनाने का काम है वो आईसीआई से शिफ्ट होकर वो नेफ्रा की तरफ चले गए। तो यार ओके, डीएचएफएल का किस्सा आया यार, ये सब किस्से में ये पॉइंट आया, और एक आंसर ये भी आया कि ऑडिटर खुद चेक करेगा। अरे मतलब मालिक मेरे को बताओ, अगर मैं खुद ही मेरा काम चेक करूंगा, मैं क्या अच्छा ही बोलूंगा ना? मैं तो बोलूंगा किया है, मैंने कंप्लाई किया हुआ है। आपसे सब लोग पूछते हैं, आपके घर वाले सालो आपको पूछते हैं बेटा पढ़ाई की क्या? मेरे को बता, तू कब बोलता है नहीं किया मम्मी, नहीं किया मैंने तो पढ़ाई नहीं किया? अपन तो बोलते हैं नहीं मम्मी बहुत किया, मैंने बहुत किया, बहुत तोड़ किया। मां कसम बोल रहा हूँ साला, मैं जब सीए कर रहा था ऐसे, मैं इंटर की बात आता रहा, मतलब इंटर में सर ऐसा था, मेरे को आगे किस्सा याद आ गया इंटर का, मतलब तोड़ किस्सा, फीडबैक फ्रॉम क्लाइंट। अरे क्लाइंट, मेरे को बता, क्लाइंट को अगर ये समझ में आता क्वालिटी कंट्रोल क्लाइंट को अगर क्वालिटी कंट्रोल समझ में आता ना, मां कसम प्रणव, क्लाइंट, फीडबैक फ्रॉम क्लाइंट क्या लेंगे? क्लाइंट क्या बोलेगा? क्लाइंट खाली एक ही चीज, 2-3 चीज बोलेगा, टाइम पे नहीं किया या पैसे ज्यादा लिए। क्लाइंट तो खाली एक ही बोलेगा, पैसे ज्यादा लिए रे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, ये पैसे ज्यादा ले रहा, यही बोलेगा। क्लाइंट की फीडबैक से क्लाइंट को नहीं आएगा रे। पर एक किस्सा मेरे को याद आ गया है, जस्ट रिमेंबर वन थिंग। इंटर में जब मैं 5 अटेम्प्ट फेल, मतलब इंटर आई नॉट क्लियर फॉर 4th अटेम्प्ट, आई क्लियर इन 5th अटेम्प्ट। तो इंटर का इंटर के ना 2nd अटेम्प्ट के बाद है ना, पापा ने मेरे को लाइब्रेरी भेज दिया। मतलब पहले 2 अटेम्प्ट तक तो मैं घर पे पढ़ाई कर रहा था, ओके, 2nd अटेम्प्ट के बाद पापा ने बोला लाइब्रेरी जाने का, लाइब्रेरी में पढ़ाई होती। मैं बोला ठीक है पापा। एंड आई एम डिस्कसिंग फ्रॉम 2000, आई एम डिस्कसिंग द एरा ऑफ 2003 2002, 2003। तब वाला सिनारियो ऐसा नहीं था मालिक, ओके, तब ऐसा सिनारियो नहीं था कि मतलब मोबाइल, इंस्टाग्राम, ये वो फोटो डालता था। नहीं तो मैं उस टाइम पे 50 फोटो डाल देता था इंस्टाग्राम के। अरे स्टडिंग इन लाइब्रेरी, ओके, टी विथ फ्रेंड, ओके, टी विथ दिस, चाय पे चर्चा, ऐसा मैं मतलब ऐसे 50 फोटो डालता था। मैं तो सोच रहा हूँ मतलब तभी इंस्टाग्राम क्यों नहीं था, मतलब ऐसा। और रील बना देते थे क्लास में, सोते सोते उठना सीखो, उठते उठते सोना, उठना और सोना। मतलब ठीक है, गाना इतना अच्छा नहीं था मेरे को मालूम है, मेरी आवाज़ वैसे भी तोड़ नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब 2nd अटेम्प्ट के बाद बापू ने 3rd अटेम्प्ट के लिए लाइब्रेरी में भेजा ना, मैं ये बोलता था हम नाइट मारेंगे, आज नाइट मारेंगे, माँ कसम ऐसे नाइट मारेंगे, ऐसा बोलता था पापा को, मैं ऐसा बोलता था मालिक, हाँ ओके, नाइट मारेंगे हम लोग, नाइट। और लिटरली बता रहा हूँ, मतलब वंस वी एंटर इनटू लाइब्रेरी होने के बाद 8 बजे ऐसा ग्रुप रहता था हमारा 3-4 जन का, एंड 8 बजे बैठते थे पढ़ने, ओके, 10 बजे ऐसा लगता था यार नींद आ रही है यार, फिर 10 बजे कंट्रोल मुंह धोके वापस चाय वाय पी के, ओके, वापस बैठते थे, और 11:30 बजे ऐसे लगता था अभी सो जाते हैं। तो लाइब्रेरी ऐसे, वो लाइब्रेरी थी, एक्चुअल लाइब्रेरी थी, मतलब ना बेंच आते बड़ी और चेयर्स रहती है, वैसी लाइब्रेरी थी। तो नाइट मारने वाले करीब हम लोग 8-10 जन ही थे, मतलब जो पूरा नाइट बैठते थे, और हमारी लाइब्रेरी 24/7 थी, तो हम लोग नाइट में भी लाइब्रेरी। तो मैं क्या करता था बुक लेता था, सर के नीचे रखता था और मैं बोलता था मेरे दोस्त को 2 बजे उठा देना, 2 बजे एग्जैक्टली 2 बजे उठा देना मेरे को, 2 बजे पढ़ने बैठने का, माँ कसम 2 बजे उठा देना, कोई भी हालत, आज कल टॉपिक सुबह खत्म होना चाहिए 6 बजे तक, ये टॉपिक खत्म होना चाहिए, माँ कसम। तो 2 बजे वो उठाता था, एंड ही यूज्ड टू वेक अप, उठ रे भाई मैं बोला रुक रे भाई, सुबह उठता करके माँ कसम सुबह उठ जाती थी, और 6 बजे जैसे ही 6-6:30 बजे उठते थे, वापस ऐसा मुंह धो के पढ़ने बैठते थे, फिर 7 बज गए, जाने दे, घर पे जाके सोना पड़ता भाई, घर पे जाके ये बताते थे, माँ कसम बहुत पूरी रात पढ़ा भाई, आप पूरी रात पढ़ा है, ओके, अभी थोड़ा रिलैक्स करने दो। ऐसा टाइम निकला है भाई 3rd अटेम्प्ट तो मैंने ऐसे ही निकाला है,
इट वॉज इन जेबी नगर के लाइब्रेरी में था। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ओके, मैं ये इस कंटेक्स्ट में आपको ये जोक बता रहा था, ये पॉइंट था। जोक आपको समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो छोड़ दे। ओके, जैसे कभी कभी जोक होते हैं जो किसी को समझ में नहीं आते, होता है मालिक। ओके, लेकिन एक चीज़ आपको ये समझ में आई, एक चीज़ मेरे ख्याल से ये समझ में आई मैं ये बता रहा हूँ, आप मुझसे पूछोगे कि अमित तूने क्वालिटी कंट्रोल SQC1 फॉलो किया कि नहीं, मैं तो हाई बोलूँगा, मैं तो हाई बोलूँगा मालिक, मैं तो हाई बोलूँगा, मैं किधर ना बोलूँगा, मैं तो बोलूँगा भैया हाँ मैंने फॉलो किया है। तो इस कंटेक्स्ट से आपको समझना होगा। ओके, क्योंकि एक दो आंसर मेरे को ऐसे मिले बीच में ओके, एक दो आंसर मेरे को बीच में ऐसे मिले कि सर ऑडिटर का भी ऑडिट होगा। आपने कभी ऐसे सुना है ऑडिटर का ऑडिट होगा, अपना ऑडिट होगा? ऐसा मतलब अगर अपना ऑडिट हो रहा है तो इमेजिन करो पब्लिक इमेज क्या होगा, अपना पब्लिक इमेज क्या होगा? क्या मजाक कर रहे हो? अगर अपना भी ऑडिट होना होगा मतलब वी आर नॉट ऑडिटिंग एक्सपर्ट। आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट? ओके, आप ये चीज को समझो। आप ऐसा कभी इमेजिन मत करो मेरा भी ऑडिट होना चाहिए। अरे कैसे होगा, मजाक कर रहे हो? आप ऑडिटर हो। हाँ, आपके ऊपर जो गवर्निंग बॉडी है, आपके ऊपर जो गवर्निंग बॉडी है, द गवर्निंग बॉडी विच इज अबाउ यू, विच इज ICAI, विल बी टेकिंग केयर ऑफ इट। एंड ये पॉइंट आप समझिए। तो इसीलिए आप ICAI क्या बोलती है, पर हमें तो चेक करना पड़ेगा ना। ICAI बोलती है, गवर्निंग बॉडी बोलती है, हाँ गवर्निंग बॉडी बोलती है। ओके, गवर्निंग बॉडी बोलती है, हमें तो पता करना पड़ेगा ना आपने SQC फॉलो किया कि नहीं, हमें तो ये करना पड़ेगा। तो हम लोग ये डिबेट करते हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं यार, गवर्निंग बॉडी वी नीड टू, गवर्निंग बॉडी ICAI नहीं यार, अपना हमारा ऑडिट होगा तो अपना इमेज का प्रॉब्लम आएगा। फिर ICAI बोलती है डोंट वरी। ओके, हम लोग इसके लिए एक सॉल्यूशन निकालते हैं और इसके लिए ओके एक काम करते हैं। जो तेरा पीयर है ना, पीयर मतलब क्या? सेम स्टैंडिंग वाले। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, दूसरा और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तीसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ओके, ये स्टैंडिंग वाले, स्टैंडिंग वाले। ओके, ये स्टैंडिंग वाले। इसमें से जो तेरे को तीन नाम बता देता हूं, तेरे 3 CA के नाम बता देता हूं। 3 में से तू एक CA सिलेक्ट कर, वो तेरा रिव्यू करके जाएगा, वो तेरा रिव्यू करके जाएगा। ओके, वो तेरा रिव्यू करके जाएगा। ये ICAI हमें बोलता है, ICAI हमें बोलता है कि भाई एक काम कर, ICAI सेज अस, ओके ठीक है, एक काम कर, तेरे को 3 नाम दे रहा हूं मैं, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम दे रहा हूं, CA के नाम दे रहा हूं, जो हमारे एम्पैनलमेंट पे है। ओके, वो तेरे पास रिव्यू करके जाएंगे। रिव्यू करके जाएंगे मतलब क्या? वो तेरा ऑडिट नहीं करेंगे, वो सिर्फ तेरे बारे में, क्या तू स्टैंडर्ड फॉलो करता है, क्या तू डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करता है, क्या तेरे पास क्वालिटी कंट्रोल है, क्या तेरे पास सिस्टम एंड प्रोसीजर्स है, ये सारी चीजें को रिव्यू करेगा। एंड व्हेन आई से रिव्यू, तो आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, मेरे को आप सोच समझ के बताइए ऑडिट और रिव्यू में फर्क क्या है। काफी फर्क है, मैंने बोला था ना रिव्यू का स्कोप बहुत कम है। ये रिव्यू को मिक्स मत करिए। ये रिव्यू किसका रिव्यू है, कंफ्यूज मत करना। ये रिव्यू किसका रिव्यू है? ये क्लाइंट का रिव्यू है। ये जो अभी मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं ये क्लाइंट का रिव्यू है। लेकिन ये बताते बताते मैंने क्या बताया था, व्हाट आई टोल्ड यू दैट ऑडिट एंड रिव्यू, ऑडिट इज हैविंग वेरी वास्ट स्कोप एंड रिव्यू इज हैविंग वेरी स्मॉल स्कोप। सिमिलरली ओके, ICAI से ठीक है, ओके तूने ये कंप्लाई किया कि नहीं, ओके ये सारा चीज चेक करने के लिए मुझे तेरा रिव्यू करना पड़ेगा। एंड इसीलिए इसके ऊपर और एक चैप्टर अपने को आता है एंड दैट इज कॉल्ड पीयर रिव्यू। एंड दैट इज व्हाट वी आवर वन मोर चैप्टर विल बी देयर। मैं सारे चैप्टर मैं वापस बोल रहा हूं, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया। ओके, इसके चैप्टर नंबर ये मत देखना जो अपने मॉड्यूल में, मेरे को पहला आज स्ट्रक्चर समझाने दो। और अपन मैं वापस बोल रहा हूं, जितना आप कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर अच्छे से समझोगे उसके बाद वो चैप्टर में घुसने के बाद है ना, हर एक एलिमेंट्स को आपको समझ में आएगा। मैं ये क्यों, फिर आपको ये समझ में आएगा अच्छा इसमें ये चेक करना होगा, इसके लिए ये एलिमेंट होंगे। ओके, तो ये पीयर रिव्यू। तो पीयर रिव्यू, मेरा क्वेश्चन है आपसे, पीयर रिव्यू कौन करवाता है? पीयर रिव्यू कौन करवाता है? कौन करवाता है? हु डज द पीयर रिव्यू? हु डज द पीयर रिव्यू? ओके, पीयर रिव्यू कौन करवाता है? पीयर रिव्यू करवाता है ICAI। पीयर रिव्यू करवाता है ICAI। ओके, और पीयर मतलब कौन? पीयर मतलब सिमिलर स्टैंडिंग, सिमिलर। ओके, मैं जैसा हूं वैसा ही और एक स्टैंडिंग है, तो वो कौन है? मैं CA हूं तो और एक CA है, हम दोनों दोस्त है। पीयर 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 बोलते हैं ना, दोस्त, पीयर। ये पीयर साबुन नहीं है, पीयर साबुन नहीं है, PEAR नहीं है, PEER है। पीयर मतलब सेम स्टैंडिंग। तो पीयर रिव्यू अपना दोस्त है ना, एक ओके दोस्त है ना, वो अपना आके रिव्यू करके जाएगा। ओके, और ये ICAI डिफाइन करेगी कौन करना है कौन नहीं करना है। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है? तो इधर तक समझ में आया एक पॉइंट। ओके, तो आपको और एक चैप्टर समझ में आ गया, पीयर रिव्यू। लेकिन पीयर रिव्यू के साथ और एक चैप्टर आपको रहेगा, लेकिन उसका डिस्कशन और एक डिस्कशन है, वो है क्वालिटी रिव्यू। ओके, अब और एक क्वालिटी रिव्यू आपको, ये 2 चैप्टर आपको मिलेंगे। यानी अपन ने जो एंगेजमेंट किए इसके ऊपर 2 रिव्यू होंगे। ओके, एक होगा पीयर रिव्यू और एक होगा क्वालिटी रिव्यू। सर दोनों में फर्क क्या होता है? एक ब्रीफ में अभी बता देता हूं, बाकी ज्यादा तो जब चैप्टर में जाएंगे ओके, वो चैप्टर के टाइम पे अपन डिस्कशन करेंगे। लेकिन ओके, राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू? पीयर मतलब क्या था? मेरा डिस्कशन क्या था? पीयर मतलब कौन था? पीयर मतलब क्या? पीयर मतलब स्टेट स्टैंडिंग। करने वाला कौन था? ICAI डिफाइन करता था। क्वालिटी रिव्यू, ओके क्वालिटी
quality review doesn't mean exactly a peer. It does not mean okay only a chartered accountant will do my review. Quality review के जो empanelment है यानी जो रिव्यूअर रहेंगे वो खाली चार्टेड अकाउंटेंट रहेंगे ऐसा क्राइटेरिया नहीं रहेगा। ओके उसमें क्राइटेरिया मतलब उनके क्राइटेरिया है, वो डिस्कशन में अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट पिक्चर में आती है, सीजी पिक्चर में आती है। कौन आती है? सीजी पिक्चर में आती है। तो एग्जैक्ट डिफरेंस इन पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंस इन पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू क्या है? पीयर रिव्यू का पूरा कंट्रोल आईसीआई के पास है, पूरा कंट्रोल आईसीआई के पास है, एंड क्वालिटी रिव्यू का पूरा कंट्रोल ओके मोदी जी के पास है। ओके सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा ओके वो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा। तो मोदी जी बोला इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करेगी। उन्होंने जो एस्टैब्लिशमेंट की है बोर्ड, एक बोर्ड एस्टैब्लिशमेंट की जाती है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। ओके उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफाइंड मेंबर्स होते हैं और आईसीए के भी मेंबर्स होते हैं। ओके वो बोर्ड डिसाइड करेगी किसका पीयर रिव्यू होना चाहिए, किसका क्वालिटी रिव्यू होना चाहिए। ओके पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूं और एक छोटी सी चीज जो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। मेरे को बताओ सारे सीए फर्म्स का क्या होगा? एवरी सीए फर्म का क्या होगा? पीयर रिव्यू होगा या क्वालिटी रिव्यू होगा? What do you think? ओके सारे सीए फर्म्स का, ऑल सीए फर्म्स का क्या होगा? सारे सीए फर्म्स का क्या होगा? सारे सीए फर्म्स का क्या होगा बेटा? सारे सीए फर्म का क्या होगा? सारे सीए फर्म को इसके थ्रू जाना ही पड़ेगा, सारे सीए फर्म को इसके थ्रू जाना ही पड़ेगा 100%। ओके सारे सीए फर्म का पीयर रिव्यू होगा। ओके सारे सीए फर्म का पीयर रिव्यू होगा, बोथ नहीं सारे सीए फर्म, ऑल सीए फर्म्स पीयर रिव्यू होगा, ऑल सीए फर्म्स पीयर रिव्यू होगा, ऑल सीए फर्म्स पीयर रिव्यू होगा। परफेक्ट। लेकिन क्वालिटी रिव्यू ओनली सस्पेक्टेड फर्म्स का होगा, सस्पेक्टेड फर्म्स का होगा। क्वालिटी रिव्यू सबका नहीं होता है, क्वालिटी रिव्यू सबका नहीं होता है। ओके क्राइटेरिया दिए हुए हैं, ओके सस्पेक्ट्स के क्राइटेरिया दिए हुए हैं, उनके क्वालिटी रिव्यू किए जाते हैं। क्वालिटी रिव्यू इज नॉट डन फॉर ऑल फर्म्स। एग्जांपल बोल रहा हूं, ओके एग्जांपल समझने को शुरू हो। जैसे ही नीरव मोदी का केस गर्म हुआ, ओके नीरव मोदी का केस ये आया, पिक्चर में आया। ओके सेंट्रल गवर्नमेंट और आईसीआई ने क्या करवाया उस फर्म का जो नीरव मोदी केस में है, उनका क्वालिटी रिव्यू करवाया, पीयर रिव्यू नहीं किया। ओके ये पॉइंट आप समझिए। तो पीयर रिव्यू का अभी यहां पर कोई क्वेश्चन आया, किसी ने बोला सर हमारे फर्म का कभी नहीं हुआ, तो मेरे पापा के फर्म का नहीं हुआ। ओके बट ये फर्म स्कोप में आते हैं, करवाया या नहीं करवाया किसका डिसीजन मेकिंग है? आईसीआई। लेकिन सारे फर्म का हो सकता है, सारे फर्म का हो सकता है। एंड आपको ये समझ में आएगा, अभी आप धीरे धीरे चलते आगे बढ़ते जाइए। आईसीआई बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है अभी चीजों को लेकर, क्योंकि आपको ऑल टुगेदर ब्रांड इमेज इंपैक्ट हो रहा है। इसलिए ऑल टुगेदर स्मॉल फर्म्स का भी पीयर रिव्यू होना चालू हो रहा है। तो ऑल टुगेदर याद रखना, पर क्वालिटी रिव्यू विल नॉट बी डन विद ऑल फर्म्स। एंड प्रणव, एक क्वेश्चन आएगा, प्रणव बोल रहा है कि क्वालिटी रिव्यू कौन कर सकता है? ओके वो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं सेम स्टैंडिंग नहीं होता क्वालिटी रिव्यू में एम्पैनलमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना मालिक, सेंट्रल गवर्नमेंट पिक्चर में आती है ना मालिक, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ना। क्वालिटी रिव्यू में, पीयर रिव्यू में आईसीआई बोर्ड डिसाइड करती है, और आईसीआई बोलती है तेरे को बुरा नहीं लगना चाहिए, तेरे को फील नहीं होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही साथ दोस्ती है ना। लेकिन क्वालिटी रिव्यू में तू कुछ फ्रॉड के केसेस में अटका है, सस्पेक्ट है, तेरी वजह से एडवर्स मीडिया कमेंट आया है, ओके इंडिया का इमेज टार्निश हो रहा है, ओके भाई तेरा क्वालिटी रिव्यू होगा, दिस इज समथिंग विच इज क्वालिटी रिव्यू। तो क्वालिटी रिव्यू इज नॉट डन ओनली विद द सेम स्टैंडिंग। मालिक याद रखना, मालिक SQC itself is not peer review or quality review. SQC, अरे मालिक रेवती और SQC, please understand, SQC is something which we need to comply as a firm. हम लोग खुद suo moto comply करेंगे SQC। जब peer reviewer आएगा, he will check whether we have comply with SQC or not. ओके देखो SQC कंप्लाई हमें ही करना है, वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद SQC, SQC कंप्लायंस वो नहीं करने वाले, हम लोग करने वाले। लेकिन हमने किया या नहीं किया विल बी चेक्ड बाय ओके पीयर रिव्यूअर का स्कोप बहुत कम है, क्वालिटी रिव्यू का स्कोप बहुत ज्यादा है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिफरेंस बताता हूं मैं। What is the criteria on which basis ICAI will give order for peer review? Okay, क्राइटेरिया नहीं है। ओके क्योंकि क्राइटेरिया मतलब ऐसे लेवल वाइज एंटिटी डिसाइड की गई है। अपन चैप्टर चालू करेंगे, एनीवे आई विल बी, माय फर्स्ट चैप्टर विल बी दिस स्मॉल चैप्टर्स ओनली, ओके टू स्टार्ट विद, तो आपको ये आइडिया आ जाएगा। लेकिन क्राइटेरिया सब डिस्कशन बाद में करेंगे। लेकिन अभी आज मोटा मोटी क्या समझ लो, दोनों इसमें डिफरेंस क्या समझ लो, पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, पीयर रिव्यू में क्या करेंगे, एकदम अच्छे से याद रखना, एकदम इतना तो समझ लेना, पीयर रिव्यू सीए फर्म्स का, सारे सीए फर्म का होगा। क्वालिटी रिव्यू ओके वो एक पर्टिकुलर फर्म का ही होगा जिसमें सस्पेक्ट है। एंड वो भी मैं बताता हूं। और एक चीज वन मोर थिंग आई विल क्लियर यू। वंदना, जो आपका क्वेश्चन था, वंदना जी का क्वेश्चन एक आया है, वंदना जी बोलती है पीयर रिव्यू के क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया से ज्यादा मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, सुनिए। ओके अब समझिए, ओके एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, एक्स लिमिटेड का ऑडिटर इज एबी फर्म,
एबी फर्म है, ओके, एक्स लिमिटेड के ऑडिटर, एक्स लिमिटेड के ऑडिटर है, ठीक है। अब समझना छोड़ो, पीयर रिव्यू होता है, पीयर रिव्यू होता है ना, पीयर रिव्यू, पीयर रिव्यू, पीयर रिव्यू, पीयर रिव्यू इज फॉर सस्पेक्ट है या नहीं है, डिस्कशन ही नहीं है। पीयर रिव्यू इज जनरल, ठीक है। सीए फर्म, तुम लोग ध्यान, क्वालिटी का ध्यान रख रहे हो, तुम स्टैंडर्ड्स का ध्यान रख रहे हो, ओके, तुम डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रख रहे हो, ठीक है, ओके, पीयर रिव्यू, पीयर रिव्यू, ओके। अब क्वालिटी रिव्यू में सेंट्रल गवर्नमेंट को सस्पिशियस टास्क लगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा एक्स लिमिटेड कुछ फॉर्जरी कर रही है, एक्स लिमिटेड के नॉन कंप्लायंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, एक्स लिमिटेड में नॉन कंप्लायंस इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, एक्स लिमिटेड फेमस हो रहा है, फेमस हो रहा है काय के लिए, गलत चीजों के लिए, गलत चीजों के लिए। अब इसके जो सीए फर्म है, इसका हम क्वालिटी रिव्यू करना चाहते हैं, यानी याद रखना क्वालिटी रिव्यू। अब इस केस में और एक चीज क्या समझ में आ रही है आपको, और एक चीज क्या समझ में आ रही है, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्वालिटी रिव्यू, ओके, ये तो 100% सीए फर्म का होगा, लेकिन सीए फर्म में, ओके, इट विल, अभी एग्जांपल एबी फर्म ले लो, इनके पास 18 एंगेजमेंट्स होंगे, एग्जांपल ले रहा हूं, 18 एंगेजमेंट, 18 एंगेजमेंट मतलब, ओके, क्लाइंट एक्स लिमिटेड है, वाई लिमिटेड है, जेड लिमिटेड है, ओके, ऐसे क्लाइंट्स होंगे। क्वालिटी रिव्यू में दे ऑल एंगेजमेंट विल नॉट बी चेक्ड। क्वालिटी रिव्यू में कौन सा चेक होगा, मेरे को आप बताइए। क्वालिटी रिव्यू में दे विल नॉट चेक ऑल एंगेजमेंट, दे आर नॉट वरीड अबाउट ऑल एंगेजमेंट। व्हाई दे हैव टोल्ड टू डू द रिव्यू ऑफ एबी फर्म, उन्होंने एबी फर्म का रिव्यू करने क्यों बोला, क्योंकि उनको सस्पिशियस एक्टिविटी किसके पास मिली, एक्स लिमिटेड में। इसीलिए यहां पर जब क्वालिटी रिव्यू होगा तो सिर्फ और सिर्फ एबी फर्म का एक एंगेजमेंट जो एक्स लिमिटेड का है, ओके, वो ही चेक किया जाएगा और उसी की डिटेल लिखी जाएगी। सिर्फ एक्स लिमिटेड का, और एक्स लिमिटेड का भी रिव्यू साथ साथ में होता है, मतलब एक्स लिमिटेड से भी इंफॉर्मेशन मंगाई जाती है, ओके। पीयर रिव्यू में ऐसा कुछ नहीं होता। पीयर रिव्यू में, ओके, अगर मेरे पास एक फर्म के पास 18 एंगेजमेंट है, ओके, पीयर रिव्यू में हम लोग उसमें से सैंपल लेंगे, इट इज नॉट ओनली वन सैंपल, एंड सैंपल लेना कि नहीं लेना वो रिव्यूअर का काम होगा, जो रिव्यू करने आया है, ही विल डिसाइड, ही विल डिसाइड, ये अपन डिस्कस करके कुछ नहीं होगा मालिक, ओके। तो मेरे ख्याल से सृष्टि पूछिए पीयर रिव्यू कितनी बार होगा, सृष्टि कुछ चैप्टर के लिए छोड़ देते हैं, ओके, मालूम पड़ा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा इधर, तो अपन कुछ चैप्टर के लिए छोड़ देते हैं, अपन आज ओवरव्यू, मेरे को सारे चैप्टर्स बताने और उसके इंपॉर्टेंट ये बताने हैं मालिक। तो नो शशांक, शशांक का एक क्वेश्चन आया कि नेफ्रा भी सीजी ने कॉन्स्टिट्यूट किया है और क्वालिटी रिव्यू बोर्ड भी सीजी ने कॉन्स्टिट्यूट किया, क्या ये दोनों सेम है? आंसर इज नो। नेफ्रा का स्कोप अलग है, क्यूआरबी का स्कोप अलग है, ओके। नेफ्रा इज वेरी टॉप नॉच अथॉरिटी, बहुत तोड़ अथॉरिटी है। क्वालिटी रिव्यू इज ओनली ए सस्पेक्टेड वाली अथॉरिटी मालिक। तो मेरे ख्याल से अपन कुछ चैप्टर के लिए छोड़ देते हैं, नहीं तो मालूम पड़ा चैप्टर खत्म हो गया इधर, ओके। तो ऐसा मतलब हर आंसर सब क्या है, पर मेरे ख्याल से आपको लॉजिक समझ में आ गया। लॉजिक, मेरे को लॉजिक समझाना था, जिसकी वजह से आपको कॉन्सेप्ट, मतलब बिकॉज ये चैप्टर मेरा पहला पॉइंट ये जाता है कि अपन को ये समझ में आ जाए भाई, पहले दिन के लेक्चर में अपने को सारा का सारा स्ट्रक्चर तोड़ना चाहिए मालिक। तो मेरे ख्याल से मालिक क्लियर, तो परफेक्ट, भारत माता की जय। तो मेरे ख्याल से यहां तक का ये पॉइंट हो जाता है, ओके, ठीक है, ओके। तो आपको 3 चैप्टर तो नाम मालूम पड़ गए, एक हो गया स्टैंडर्ड, दूसरा हो गया पीयर रिव्यू, तीसरा हो गया क्वालिटी रिव्यू, ठीक है मालिक। अब ये एक हो गया, ये अपने रिलेटेड हो गया, आईसीआई के रिलेटेड, ओके। ये तो सर पीयर रिव्यू हो या क्वालिटी रिव्यू हो, पीयर रिव्यू हो या क्वालिटी रिव्यू हो, और इसके अंदर मालूम पड़ा, ओके, सृष्टि सर इसका लॉ जैसा चार्ट नहीं है, ओके। ये सृष्टि थोड़ा सा इसको लॉ जैसे चार्ट में अपन बाद में डिवाइड कर लेंगे, ओके। मतलब वो चैप्टर वाइज वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वाइज, पहले मेरे को है ना, मेरे को इसका लिंक पूरा ऐसा बताना है, फिर उसको मैं मार्क्स केस में आपको बाद में बना के डायरेक्टली बना के रखूंगा और बना के आपको दे दूंगा, मतलब कि भाई ये चैप्टर इस वॉल्यूम में, इस पार्ट में ऐसे चैप्टर्स है, ओके। तो उसको अपन बाद में देखते हैं, अभी हाल फिलहाल मेरे को एक स्ट्रक्चर समझाने दो। मेरे को बताओ पीयर रिव्यू में और क्वालिटी रिव्यू में हमको मालूम पड़ा कि एबी फर्म झोलर निकली। मैं वापस बोल रहा हूं, ओके, मार्क माय वर्ड, माय वर्डिंग्स इज थोड़ा सा स्लैंग, तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा फीलिंग आए, मां कसम कैसा बड़बड़ कर रहा आदमी है, ये इंसान है। अरे हाँ भाई, तोड़ इंसान है, ओके। अगर काटा ना तो खून ही निकलेगा, और ऐसे भी बहुत सारा खून निकल ही रहा था इतने दिनों से, मतलब अल्टीमेटली बावासीर ने तो जो परेशान किया, मेरे जिंदगी में कभी परेशान नहीं हुआ बचपन से। आज तो मैं कल तो इन लोग को ये बोला मालिक,
कल तो इन लोग को ये बोला है मालिक, हाँ कल मैं बोला अगर अपने को दुश्मन को कोई बीमारी देनी है, ओके, तो अपन दुश्मन को, कल मैं प्रमोद और हुली, क्या है प्रमोद, कल ही बोला ना मैंने, मैं प्रमोद कल मिलना है ना प्रमोद और हुली को, मैंने ये बोला, मैं बोला प्रमोद हुली पारस, मैं बोला यार साला अभी मेरे को समझ में आ गया, दुश्मन को कुछ बोलना है कि तेरा बुरा हो, उसको बुरा हो ऐसा नहीं बोलने का, तेरा बावासी हो मतलब तेरा बावासी हो, मतलब मेरे को ऐसा समझ में आया लास्ट 2 महीने में, तो मेरे को ऐसा ये समझ में आया कि पाइल्स ने मतलब एक मतलब कितना मैं निग्लेक्ट कर रहा था उस चीज को, मैं कितनी छोटी चीज समझ रहा था, उसने मेरे को हिलने तक नहीं दिया यार, मतलब ऐसे मतलब, और वो ऐसे इसमें कि माँ कसम ये सीन हुआ, तो कल मैं बोला वहां कसम साला अभी मैं किसी को बोलूंगा ना तेरा बुरा हो साले, मैं बुरा होने वाला, मतलब तेरे को बाबाजी रहो बैठ ही नहीं पाएगा साले तो ये लास्ट 2 महीने भाई, ये अभी भी आई अंडरवेंट द सर्जरी लास्ट वीक ओनली, मतलब क्या बताओ यार, लास्ट वीक में, और इसके बाद मतलब एक नेक्स्ट लेवल है, मतलब इतना हालत खराब हुआ है, पर ठीक है तो सर किस कंटेक्स्ट में आ रहा है, मैं किधर था तो मालिक मैं ये बोल रहा था, ओके, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ओके, यहाँ पर जब मैं बात कर रहा था तो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर पीयर रिव्यू में या क्वालिटी रिव्यू में पाया गया, मतलब दे आइडेंटिफाइड, पीयर रिव्यूअर जो था या क्वालिटी रिव्यूअर में रिव्यूअर जो था, उसने बोला ये चार्टर्ड अकाउंटेंट या ये चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म इज गिल्टी, ये गलत किया है इन्होंने, गलत किया है, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, सीए फर्म है, ओके। तो मेरा क्वेश्चन आता है कि ये रिव्यू में अगर आउटकम में गड़बड़ आया तो मेरे को बताओ क्या करना चाहिए सर, अगर ये रिव्यू करने के बाद आउटकम में गड़बड़ आया तो फिर क्या सर? देखो आउटकम क्या होंगे, 2 ही होंगे मालिक, पीयर रिव्यू या क्वालिटी रिव्यू हो, दोनों के 2 ही आउटकम होंगे, क्या 2 आउटकम होंगे, या तो भाई यार ठीक है भाई कुछ नहीं यार, ये फर्म अच्छी है, ये फर्म में प्रॉब्लम नहीं, अगर अच्छी है तो ठीक है स्टोरी ओवर, लेकिन ये फर्म में झोल है, ये फर्म में ये पॉइंट है, रिपोर्ट टू आईसीआई, एनीवे पीयर रिव्यू का रिपोर्ट टू आईसीआई ही जाएगा, लेकिन फिर आईसीआई क्या करेगी, मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब आईसीआई क्या करेगी, हाँ सीए फॉर्म झुलो है, ओके, पेनल्टी, कॉन्सिक्वेंसेस, मिसकंडक्ट, ये वर्ड आप यूज कर रहे हो मालिक, ओके, ये है रिपोर्ट टू आईसीआई। मेरा क्वेश्चन है आईसीआई किस पॉइंट पे, किस बिना या क्या यार, हिंदी भी थोड़ा भूल गया हूं मैं, ओके, किस तहत आईसीआई आपको पनिश करेगी, किस तहत आपको आईसीआई बोलेगी कि भाई यार एक्शंस लिया जाएगा आपके अगेंस्ट, डिसिप्लिनरी एक्शंस किस बेसिस पे लिया जाएगा, रिमूव किया जाएगा, एक आंसर आया कि रिमूव भी किया जाएगा आपको इसी इंस्टीट्यूट से, निकल जा, तेरी वजह से इंस्टीट्यूट का नाम बदनाम हुआ है, निकल जा, छोड़ दे, ओके, आईसीआई एक्शन किस ग्राउंड्स पे लेगी, किस ग्राउंड्स पे, ग्राउंड्स चाहिए, ग्राउंड्स, एंड इसके लिए अगला ग्राउंड आता है, ओके, ये आता है 147, नहीं 147 तो कंपनी ऑडिट है, वो आईसीआई थोड़ा एक्शन लेगी, 147 हो गया, 447 हो गया, 447 भी तो होता है, 447 तो बहुत खतरनाक है ना भाई, 447 तो बहुत खतरनाक ही है मेरे ख्याल से, ओके, तो किस ग्राउंड पे एक्शन लेगी, और वो ग्राउंड है, ओके, वो अगला ग्राउंड है, एंड दैट इज कॉल्ड कोड ऑफ इथिक्स, कोड ऑफ इथिक्स। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, कोड ऑफ इथिक्स, कोड ऑफ इथिक्स, कोड ऑफ इथिक्स, और इसको हम दूसरा और एक नाम देवे प्रोफेशनल इथिक्स, प्रोफेशनल इथिक्स इस ग्राउंड पे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोफेशनल इथिक्स में, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। अगर आप कोई भी अटेम्प्ट लेते हो और अगर आपको कोई कंसिस्टेंसी मिल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ कोड ऑफ इथिक्स मिल रही है, वो कोड ऑफ इथिक्स मिल रही है मालिक, वो सिर्फ प्रोफेशनल इथिक्स दे रहा है आपको, कंसिस्टेंसी जो देगा आपको, यानी हर अटेम्प्ट निकाल लीजिए मिनिमम 14 मार्क्स, 10 to 14 मार्क्स के बीच में, 10 तो एक ही अटेम्प्ट में वैसा हुआ था जब वो एकदम कम आया था, वो भी ओल्ड सिलेबस, बट अगर मैं बात करूं हर एक अटेम्प्ट में अगर वो 14, 3 क्वेश्चन मिनिमम, 4 क्वेश्चन मिनिमम, माँ कसम बोल रहा हूं वो प्रोफेशनल इथिक्स है मालिक, वो प्रोफेशनल इथिक्स है, प्रोफेशनल इथिक्स है। और प्रोफेशनल इथिक्स में अगर आई डू थिंक, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर, पर प्रोफेशनल इथिक्स में, ओके, जो आपको मालूम पड़ेंगे वहां पर 2 शेड्यूल्स होंगे, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। शेड्यूल 1, ओके, जहां पर छोटी मोटी पंचायती की होगी आपने, ओके, छोटी मोटी पंचायती की होगी, शेड्यूल 2 में कांड पंचायती की होगी, ओके, शेड्यूल 1 में छोटी मोटी पंचायती, शेड्यूल 2 में कांड पंचायती। एग्जांपल, शेड्यूल 1 में अपन ने ऐसा बचकानी हरकत की है, बचकानी हरकत मतलब सर, ओके, जैसा जो एकदम बेसिक प्रॉब्लम्स यार, एग्जांपल व्हेन वी आर डिस्कसिंग यार, ओके, अपनी हवा करना, ओके, या आपको ये मालूम होगा मेरे ख्याल से, ओके, यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट व्हेन वी बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी आर इन प्रैक्टिस, वी कैन नॉट एडवर्टाइज,
मैं न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज ऐड नहीं दे सकता। प्रैक्टिसिंग सीए की बात कर रहा हूँ, ओके, सीए की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर सीए हुआ, एग्जांपल मैं आज क्लास चला रहा हूँ तो मैं न्यूज़पेपर की फर्स्ट पेज ऐड देता तो भी कोई इंस्टीट्यूट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिसिंग सीए हूँ तो मैं ऐसा ऐड नहीं दे सकता, ओके आइए मालिक आइए 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 मेरे पास पैन कार्ड 10 रुपए, पैन कार्ड 100 रुपए, पैन कार्ड 100 रुपए, पैन कार्ड 100 रुपए, 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, पैन कार्ड पैन कार्ड पैन कार्ड। अबे यार, अबे इज्जत रखो यार चार्टर्ड अकाउंटेंट की। ओके, तो ऐसे कंपीट मत करो यार। ओके, इंस्टीट्यूट एकदम क्लियर कट बता रही है, इंस्टीट्यूट कोड ऑफ एथिक्स में, प्रोफेशनल एथिक्स में क्लियर कट बता रही है। अरे यार क्या मतलब यार, अपन ऐड करने लग गए, आपस में ही अपन लड़ने लग गए, तो हम लोग प्रोफेशनल कैसे माने जाएंगे? इसीलिए ओके, अगर आपने ऐसा कुछ कर लिया जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट को लग रहा है नहीं नहीं भाई, ओके आप कुछ दूसरों से ज्यादा हवा कर रहे हो, आप दूसरों से ज्यादा इम्पैक्ट दे रहे हो, आप एडवर्टाइज कर रहे हो, ओके यू आर नॉट परमिटेड, यू आर नॉट परमिटेड। ओके, अपन देखेंगे। एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं प्रैक्टिस में होता और आज मेरे पास इतनी सारी डिग्री है, मेरे पास मतलब ऐसे मेरे अकेले के पास नहीं है, ऐसे मेरे जैसे 50 लोग मिलेंगे आपको जिनके पास मल्टीपल डिग्री है। लेकिन ठीक है, ओके अपन अपनी भी तो हवा करेंगे ना भाई, अपन अपनी भी तो हवा ही करेंगे, नहीं क्यों नहीं करेंगे मालिक? ओके, हवा तो करना वाजिब है। ओके, हवा नहीं करे मतलब जिंदगी में हवा नहीं किया तो मतलब क्या है भाई? जिंदगी किस काम की? अगर हवा 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 नहीं किया तो जिंदगी किस काम की? लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस में होता और मैं ऐसा करता, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम ए सीसा क्वालिफाइड, आई एम ए डीसा क्वालिफाइड, आई एम ए सीसम क्वालिफाइड, आई एम ए सीएस कंपनी सेक्रेटरी, आई एम ये वाला एग्जामिनेशन क्लियर हुआ है, ये एग्जाम ये हुआ। आप इमेजिन करो, मां कसम साला इंस्टीट्यूट बोलेगी, मतलब मेरे को बताओ, आप थोड़ा आप प्रैक्टिकली सोचो। एग्जांपल लेते हैं, ओके एक यहां पर अपने इसमें किसको लेते हैं? ओके साक्षी को लेते हैं। साक्षी इज देयर, साक्षी इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके इन प्रैक्टिस, वो खाली सीए है और मैं हूँ सीए, सीएस, सीसा, डीसा, सीसम, बीसीसीपी, बीसीसीई, ओके ये वाले क्वालिफाइड हूँ मैं, ओके एमबीए, ये सारे क्वालिफाइड हूँ। ओके, अब मेरे को बताओ, मेरे को थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगा के बताओ, दिमाग लगाओ। ओके, अगर मैंने ऐसे पब्लिक को बताया, ओके बीकॉम ऑल्सो, बीकॉम नहीं भूलने का, यस यस बीकॉम नहीं भूलने का, बीकॉम भले ही सेकंड अटेम्प्ट में हुआ लेकिन हुआ भाई, बीकॉम पास है भाई, बीकॉम पास है अपन, ओके बीकॉम पास है मालिक। ओके तो मालिक, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा पॉइंट ये है, ओके अब मेरे को बताओ, ओके डोंट यू थिंक, ओके पब्लिक जो काम दे रही है, ओके कहीं ना कहीं वो सोचेगा हाँ भाई यार ये इतना क्वालिफाइड है, ये इतनी हवा कर रहा है यार, इसके पास जाना चाहिए। ओके, साक्षी तो खाली सीए है, ओके ये इंपैक्टेड रहेगा। ओके, आप समझे मालिक? ओके, तो ये इंस्टीट्यूट ऐसी चीजों को रेस्ट्रिक्ट करती है। ओके, ऐसी चीजों को रेस्ट्रिक्ट करती है। सर कहां से रेस्ट्रिक्ट करती है? कोड ऑफ एथिक्स से। कोड ऑफ एथिक्स में आपको 2 शेड्यूल्स होंगे, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2, 2 शेड्यूल होंगे कोड ऑफ एथिक्स में, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2, जिसमें से शेड्यूल 1 में ये बचकानी हरकत डिफाइन की जा रही है, बचकानी हरकत डिफाइन की जाएगी। ओके, शेड्यूल 2 में ओके आपको खतरनाक हरकत, एग्जांपल खतरनाक मतलब सर क्या? ओके एग्जांपल, क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपने पब्लिकली कर ली, ओके आपने कुछ मिसकंडक्ट कर लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत थे और आपने बोले नहीं सही है, ओके आपने झोल मारा। ओके, जैसे एग्जांपल आपको ऑलरेडी पता था, सत्यम केस में हुआ। ओके, क्लाइंट का चेक करना चाहिए था सारा डिटेल्स, उन्होंने चेक किया, उनके पास एविडेंसेस है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं सब सही है। ओके, इन केस में शेड्यूल 2 में जाएगा। तो शेड्यूल 2 ज्यादा सीरियस ऑफेंस है, शेड्यूल 1 ओके लीस्ट सीरियस ऑफेंस है। सर ये कैसे मालूम पड़ेगा शेड्यूल 1 में सीरियस ऑफेंस कम है और शेड्यूल 2 में? वापस अपन जब कोड ऑफ एथिक्स में जाएंगे तो अपन तब बात करेंगे, लेकिन शेड्यूल कोड ऑफ एथिक्स अपने लिए तोड़ इंपॉर्टेंट रहेगा मालिक, तोड़ इंपॉर्टेंट। रीजन सिंपल है, बिकॉज मैंने आपको जैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बताया, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू 101%, 101%, 101%, 101%, वापस बोल रहा हूँ 101%। ओके, जो कोड ऑफ एथिक्स है इसमें से 14 मार्क्स किधर नहीं गए, 12 to 14 मार्क्स, 14 मार्क्स मिनिमम आपको निकल जाएंगे यार। मतलब ये 16 मार्क्स भी जाता है, ओके इसका ठिकाना नहीं है कोड ऑफ एथिक्स का, पर कोड ऑफ एथिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मालिक। तो कोड ऑफ एथिक्स मेरे ख्याल से आपके दिमाग में बैठा मालिक। ओके, तो मेरे ख्याल से ये 3 स्ट्रक्चर अभी रेडी हुए पहले, तो पहले 3 स्ट्रक्चर सबके दिमाग में क्लियर। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको चैप्टर 1 स्टैंडर्ड का है, उसके बाद मैंने आपको बताया चैप्टर 2 पीयर रिव्यू क्वालिटी रिव्यू वाला है, चैप्टर 3 कोड ऑफ एथिक्स है। अपन एक एक करके आगे जा रहे हैं मालिक, एक एक करके धीरे धीरे जाइए, बस आप समझते जाइए, और उसके बाद सारे चैप्टर्स को वो चार्ट में बनाना, चैप्टर्स को सब बाद में बनाते जाएंगे। पहले मेरे को सिर्फ अपना लिंक करने दो मालिक, जैसे जैसे आपके दिमाग में बैठ रहा है। यस, प्रोफेशनल एथिक्स इज तोड़ स्कोरिंग मालिक, प्रोफेशनल एथिक्स तोड़ स्कोरिंग है, तोड़ स्कोरिंग है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रोफेशनल एथिक्स में ऐसी प्रोबेबिलिटी कि आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकता है, यू कैन स्कोर आउट ऑफ मार्क्स इन प्रोफेशनल एथिक्स। इन प्रोफेशनल एथिक्स यू कैन स्कोर आउट ऑफ मार्क्स। व्हेन आई से आउट ऑफ मार्क्स मतलब इफ इट इज फॉर 14 मार्क्स यू कैन ऑलमोस्ट स्कोर 14 मार्क्स। Okay, then I've seen this point. I have this sign point. I've seen this point. I've seen this marks given to the students. ओके, देन आई एम नॉट टेलिंग यू। ऐसे आप अगर बहुत सारे टेलीग्राम चैनल देखोगे जिसमें ऑडिट के पेपर जहाँ पर शेयर भी किए होंगे, आपको मालूम पड़ेगा प्रोफेशनल एथिक्स में पूरे मार्क्स मिले मालिक, कंप्लीट मार्क्स आर गिवन टू प्रोफेशनल एथिक्स। ओके, अब ठीक है सर, ये हो गया।
अब मेरे को बताओ, ये तो 3 चीजें आपके दिमाग में बैठ गई, ये 3 चीजों में कोई दिक्कत नहीं ना मालिक? ठीक है। अब इसके अलावा ओके, आपको एक कोड ऑफ एथिक्स तो सबको समझ में आ गया। ओके, इसके अलावा आपको और एक चैप्टर, आपको इधर और एक चैप्टर बता दूं, ओके, जिसके अंदर ऑडिटर, ये तो कोड ऑफ एथिक्स में पनिशमेंट कौन देगा? कोड ऑफ एथिक्स में पनिशमेंट कौन देगा मालिक? नंदिनी, नोट्स लिखने की अभी लिखवा नहीं रहा हूं मैं नोट्स, किसी को मैंने आपको क्लियर किया है, नोट्स अभी लिखने की जरूरत नहीं है। जब मैं बोलूंगा लिखने के लिए तब आप लिख लेना। ओके, मतलब वो एंड में बोलूंगा मैं, जब भी आपको बताया जाएगा कि नोट्स लिखना है तो नोट्स करना है, तो तब तक है। अभी आप नोट कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से नोट करिए। ओके, आई एम नॉट इनटू दिस। मेरा सिर्फ मैं बोल रहा हूँ वापस, आज फर्स्ट लेक्चर हमेशा मेरा ये स्ट्रक्चर है कि भाई आपको पूरा स्ट्रक्चर, मतलब आपको मालूम होना चाहिए भाई इसके अंदर क्रक्स क्या है। और देखो, हर चैप्टर चालू करने के बाद मेरा भाई चार्ट्स है, ये सारी चीज़ें आपको समझेगा। चार्ट से मेरा मतलब, जिनको स्ट्रक्चर मॉडल मालूम है मेरा पढ़ाने का, तो आपको हमेशा मालूम है चार्ट्स रहेंगे, चार्ट्स के स्ट्रक्चर के हिसाब से रहेगा। तो उस टाइम पे मैं बोलूँगा बनाने के लिए, और बाकी टेक्स्ट बुक का कॉन्सेप्ट है। ओके, जैसे जैसे रहेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा मालिक। तो राइट नाउ आपको लिखना है नहीं लिखना है ये आपका कॉल है मालिक। ओके, जैसे पूछ रहे तो ये कॉन्सेप्ट आपके ऊपर रहेगा। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन एक जहाँ पर आया था, तो मैंने आपको बता दिया। अभी मैं जिधर बोलूँगा लिखने के लिए उधर आप ध्यान में रखना लिखने का। ओके, अभी मेरे को लिखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब अभी मेरे को लिखाने में नहीं है, मेरा अभी समझाने में मेन है। ओके, तो अब मेरा क्वेश्चन क्लियर है। ओके, मेरा क्वेश्चन क्लियर है। ओके, प्रोफेशनल एथिक्स में ओके, पेनल्टी कौन चार्ज करेगा या पनिशमेंट कौन देगा? इट विल बी डन बाय ICAI। लेकिन आपको लगता है, मेरा क्वेश्चन ये है, ओके, आपको लगता है कि ट्रिब्यूनल NCLT, ओके, कंपनी लॉ में आपने पढ़ा होगा, ट्रिब्यूनल, NCLT, अपीलेट ट्रिब्यूनल होती है, कोर्ट होती है, क्या कोर्ट भी ICA चार्टर्ड अकाउंटेंट को सजा दे सकता है? क्या ट्रिब्यूनल भी ओके चार्टर्ड अकाउंटेंट को सजा दे सकती है? क्या कोर्ट ओके CA को गुनहगार ठहरा सकता है? ओके, कैन कोर्ट मेक चार्टर्ड अकाउंटेंट लायबल? Can court make chartered accountant liable? Can Income Tax Act make a chartered accountant liable? Answer is yes. There are liabilities. तो at the same point when I am telling you कि भाई यार कोड ऑफ एथिक्स में तो हम लोग जाएंगे। साथ में आपने और एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि और एक कॉन्सेप्ट रहेगा, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, जहां पर अपने लिए लायबिलिटीज आएगी, लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। और लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर में आप याद रखना, अपने को 3 लायबिलिटी ध्यान में रखनी होगी। एक होती है सिविल लायबिलिटी, एक होती है क्रिमिनल लायबिलिटी, और एक होती है इनकम टैक्स एक्ट की लायबिलिटी। ओके, तो या ये और एक चैप्टर आपके सिलेबस का है, जहां पर अगर ऑडिटर अगर ऑडिटर ने गलती की है, अकाउंटेंट ने गलती की है, ऑडिटर ने गलती की है, अकाउंटेंट ने गलती की है, ओके, दे विल बी लायबल, एंड दैट लायबिलिटी विल बी डिफाइंड इन 2 पार्ट्स, ओके, 3 पार्ट्स। वन इज सिविल लायबिलिटी, वन इज क्रिमिनल लायबिलिटी, एंड वन इज ओके द लायबिलिटी विच इज इन इनकम टैक्स एक्ट, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो आपको ये समझना होगा कि भाई अगर पीयर रिव्यू हुआ, क्वालिटी रिव्यू हुआ, इनके आउटकम आए, और आउटकम आने के बाद अगर गलत हुआ, तो इसका मतलब खाली कोड ऑफ एथिक्स में हम लोग नहीं जाएंगे, खाली अपनी इंस्टीट्यूट अपनी मेंबरशिप नहीं ले लेगी, हमको काम करने से बंद नहीं करेगी, हमको जितना फ्रॉड हुआ रहेगा, अगर फ्रॉड रहा है ओके, वो अमाउंट देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से वन ऑफ द सेक्शन आपको सबको अच्छे से मालूम होगा, एंड दैट इज वेरी फेवरेट सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट। विच इज फेवरेट सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट? जिनका लॉ हुआ है, तो उस केस में अगर आपको मालूम होगा, एक ही पेनल्टी सेक्शन अपने पूरे लॉ के सिलेबस में थी, जो लास्ट में आपने पढ़ी। एक तो जनरल था कि पेनल्टी वाला, एक था फ्रॉड का सेक्शन। कौन सा है सबसे इंपॉर्टेंट और फ्रॉड का सेक्शन? 143 इज पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, बिंटू। ओके, 143 इज पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। ओके, 143 से पता नहीं अपना अलग ही लगाव है, 143 ऐसा लगाव अलग ही, एकदम अलग ही लगाव है अपने को। 143 से मतलब ऐसा पावर्स एंड ड्यूटी, ये है 447 की लायबिलिटी। ओके, पूरा कंपनी एक्ट में, कंप्लीट कंपनी एक्ट में ओके, कहीं कुछ भी फ्रॉड वर्ड आया तो वो लोग बोलेंगे सीधा लेके जाओ इस बंदे को, कहां पर? ओके, 447 में। ओके, ऑडिटर के लिए भी 447 की पेनल्टी लगती है मालिक, तो मेरे ख्याल से यहां तक का स्ट्रक्चर अभी यहां पर क्लियर हुआ। तो यह आपको मालूम पड़ गया कि भाई ये सब होने के बाद ये काम होगा। ठीक है मालिक। ओके, तो यहां तक की कहानी एवरीबॉडी क्लियर मालिक?
तो इतना अपन ने स्टार्ट किया। ओके, मैंने स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर बना के रेडी किया। ओके, अब इसके बाद हम लोग ऑडिट के अंदर एंटर करेंगे। ऑडिट, ओके, यानी अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इसका एक इंगेजमेंट, ये एक इंगेजमेंट की बात करेंगे, और ये एक इंगेजमेंट, क्योंकि अपना सिलेबस ऑडिट से लेना देना है, तो हम लोग ये इंगेजमेंट की बात करेंगे, और ये इंगेजमेंट में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। विल डिस्कस ऑन दिस मालिक। ओके, तो ए भाई आया क्या मेरा नाश्ता, पूछ उसको अच्छे से। तो आपको ऑल टुगेदर यहां पर आपको मालूम पड़ गया भाई यार कौन से चैप्टर है। ओके, मैंने आपको अभी तक क्या बताया, कौन से इसमें मैंने आपको क्या बताया, कौन से इसमें आपका सबसे तोड़ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब आपको कौन से चैप्टर में तोड़ इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी तक इसमें आपने क्या देखा। ओके, एक था प्रोफेशनल एथिक्स, और दूसरा मैं बताना भूल गया स्टैंडर्ड। आप कोई भी अटेम्प्ट ले लीजिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, कोई भी अटेम्प्ट ले लीजिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ओके बॉस, ये 35 मार्क्स के रेंज तक आता है, 35 मार्क्स के रेंज तक आता है, 35 मार्क्स के रेंज तक आ रहा है। मैं वापस बोल रहा हूँ 35 मार्क्स के रेंज तक आ रहा है। हाँ ओके, कभी 28, 24 ऐसा, आप अगर आप कोई स्कैनर्स देखोगे तो आपको 28, 25 ऐसा कुछ मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड्स, मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि मैं जो अपने मॉड्यूल के चैप्टर्स है, क्योंकि वो कुछ अलग अलग चैप्टर्स के नाम भी देते हैं, जैसे रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स, एंड ऐसे इंटरनल कंट्रोल्स का अलग एक चैप्टर है, रिस्क असेसमेंट का एक अलग चैप्टर है, पर मैं वो सारी चीज़ें स्टैंडर्ड के अंदर मर्ज करता हूँ। मेरा डिस्कशन हुआ था कि वो स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस है, वो अलग से क्वेश्चन नहीं है, वो स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है। ओके, वो अलग से क्वेश्चन नहीं है, वो स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है। इसीलिए अगर मैं बात करता हूं तो एवरी अटेम्प्ट में आपको 30-35 मार्क्स ओके आपको स्टैंडर्ड के रेंज में आ जाते हैं। तो स्टैंडर्ड एक पोर्शन हो गया। ओके, एंड एक स्टैंडर्ड के इसमें मतलब ऑडिट प्लानिंग प्रोग्राम जो भी है, ये सब मैं स्टैंडर्ड के एंगल से बात करूंगा। ओके, आई डोंट गो विद ए सेपरेट चैप्टर ऑल टुगेदर, यानी ऑडिट प्लानिंग एंड प्रोग्राम। ओके, आप मॉड्यूल निकालोगे, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे। मॉड्यूल का कोई भी क्वेश्चन ले लोगे, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे मालिक। मॉड्यूल का एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, कोई भी चैप्टर ले लो, चैप्टर का सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा मालिक। ओके, ऑल क्वेश्चन विल बी कवर्ड। ओके, बट ओके माय कवरेज इज नॉट विद दैट चैप्टर। तो रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम, ये सारे कॉन्सेप्ट विल बी कवर्ड फ्रॉम एन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ओके, तो यहां पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग वी नीड टू स्टडी इन ए डिटेल्ड वर्जन वेयर इट विल बी कमिंग फॉर मिनिमम 35 मार्क्स, 34-35 मार्क्स के रेंज तक आता है। ओके, मैं वापस बोल रहा हूं, अगर कोई स्कैनर देखते हो आप, मैं आपको क्लियर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है स्कैनर देखोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, स्टैंडर्ड्स पे क्वेश्चन आया 28 मार्क्स, 25 मार्क्स, एंड रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट प्लानिंग प्रोग्राम, ये सब मिला के 35 मार्क्स के एवरेज तक निकल जाता है मालिक। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आप देखो मालिक। ओके, तो भारत माता की जय। ओके, ऑल टुगेदर आप ये समझ लेना। ओके, जो ये स्क्रीन पे अगर मैं ये बात कर रहा हूं तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इसके ऊपर आपको 35 मार्क्स कंपलसरी मतलब का ये है, और ये मैं बाद में चार्ट बना के दूंगा मैं आपको, जिसके अंदर कितना मार्क्स का पोर्शन है, ये जो मैं इवन लॉ में भी बना के दिया। मैं बस आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि कितना तोड़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू। ओके, किस्मत रही तो आएगा, लेकिन एक हाथ क्वेश्चन आने की संभावना है। पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू अगर मैं बात करूँ तो लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में एक बार क्वेश्चन आया है। ओके, पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू केस में, तो अगर क्वेश्चन आया, पर वैसे भी छोटा सा पोर्शन है तो बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, तो एक क्वेश्चन आने की संभावना पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू पे एक क्वेश्चन। ओके, ज्यादा नहीं, दोनों चैप्टर मिलके। हाँ, दोनों चैप्टर मिलके। ओके, उसके अलावा लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर। ओके, तुम्हारी किस्मत रही तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो। स्कैनर्स मींस प्रीवियस ईयर पेपर्स। यस मालिक, प्रीवियस ईयर पेपर वंदना। याद है अपन ऑडिट में, अब लॉ में अपन कैसे करते थे कि भाई इतने मार्क्स का, तो वो वैसा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। स्कैनर मैं बता रहा हूँ, स्कैनर का कंटेक्स्ट, स्कैनर और प्रीवियस ईयर पेपर्स। आरटीपी नहीं बोल रहा हूँ। आरटीपी में क्या डिस्कशन मत करना, आरटीपी में तो भाई जो चीज़ उनको चाहिए वो लेके आएंगे, लेकिन जितने मार्क्स एग्जामिनेशन की बात करूंगा, एंड आई विल बी रेस्ट्रिक्टिंग द मार्क्स विद रिस्पेक्ट टू द न्यू सिलेबस। अगर कोई स्टूडेंट ओल्ड सिलेबस का दिख रहा है तो डजेंट मैटर, मार्क्स का प्लस माइनस रहेगा, क्या डिफरेंस रहेगा मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। ओके, लेकिन मार्क्स के जो स्कीम पे है मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज न्यू सिलेबस के हिसाब से रखने वाला हूं मालिक। ओके, तो मालिक भारत माता की जय। ओके, जब बात करते हैं ऑडिट का, क्या सीन कर रहे हैं? ओके, तो एक काम करते हैं अपन, एक 15-20 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। ओके, देन विल बैक अगेन एट 9:20। तो अपन अभी ब्रेक लेते हैं, एंड 9:20 के बाद अपन चालू करते हैं कंटेंट को। ओके, कंटेंट मतलब यही पॉइंट, एंड उसके बाद मैं चैप्टर कौन सा चालू करता हूँ बताता हूँ मालिक आपको। ओके मालिक, सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक मालिक। ब्रेक के बाद अब कंटेंट की बारी आ रही है वापस। ओके, तो बढ़ते हैं कंटेंट की तरफ स्ट्रक्चर वाइज। ओके, तो आपको ऑलरेडी पता चल गया कि आपके 6 चैप्टर किस तरह से चलने वाले हैं। बिफोर द ब्रेक अपन ने डिस्कस कर लिया। एक स्टैंडर्ड के ऊपर है, स्टैंडर्ड के बाद मैंने बताया क्वालिटी रिव्यू, पीयर रिव्यू है, एथिक्स है, एथिक्स के बाद ऑल टुगेदर लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर है।
ओके अब बढ़ते हैं हम लोग ओके विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिट की तरफ। अब यहां पर एक तोड़ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, आपको एक एक चीज समझनी है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू ओके, मैं वापस है, मैं कोई कॉन्सेप्ट, मैं कोई चैप्टर चालू नहीं हो रहा है, तो आप है ना ऐसा हो सकता है आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट बताने के बाद एक एक पॉइंट आ जाए, सर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, तो थोड़ा सा चैप्टर के लिए रखना। आज अपन चैप्टर खत्म नहीं कर रहे, अपन आज उसका ओवरव्यू बता रहे हैं, जिससे अपने को समझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके तो अब ऑडिट की बारी आ रही है, तो ऑडिट में हम लोग को क्या क्या देखना होगा, ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है। तो ऑडिट में हमारे सिलेबस में क्या क्या है, सबसे पहला पोर्शन अपने लिए रहेगा कंपनी ऑडिट। मेरे ख्याल से ओके यहां पर सबके सबको आइडिया होगा, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी सीए इंटर का सिलेबस सीए फाइनल में लाया गया है। सीए इंटर में आपने जो पढ़ा था मालिक, सीए इंटर में जो आपने पढ़ा था, वट एवर यू स्टडीड इन सीए इंटर और आईपीसीसी ऑफ कंपनी ऑडिट ओके इज कंट्रोल सी कंट्रोल वी इन सीए फाइनल। हाँ एडिशनली थोड़ा सा इसमें ज्यादा है सर, क्या क्या ज्यादा है, नेफ्रा के बारे में आपको एडिशनल क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। नेफ्रा के अलावा, इसके अलावा शेड्यूल 3 का थोड़ा सा डिस्कशन है और डिविडेंड वाला पोर्शन यहां पर रहेगा। शेड्यूल 3 मतलब डेप्रिसिएशन के बारे में डिस्कशन है, एंड और विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट वी से डिविडेंड वाला एक ये पोर्शन आपके लिए ज्यादा रहेगा। अदरवाइज आपके ऑल टुगेदर वॉट एवर, हाय अक्षय, हाय 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 अक्षय, हाय अक्षय, अक्षय ने हाय लिखा मुझे। ओके अक्षय भाई अभी आए कि कैसे, कभी भी आए तो हाय है, अपन चालू कर रहे हैं मालिक। तो यहाँ पर कंपनी ऑडिट के पोर्शन में अपने पास क्या सीन है, अपने पास वो सीन ये है कि अपन क्या पढ़ने वाले, क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर ओके, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, उसके अलावा पावर्स एंड ड्यूटी, सेक्शन 143 किसी ने तो बोला था, सेक्शन 143 का कॉन्सेप्ट किसी ने बताया था, 143 का कॉन्सेप्ट यू आर ऑलरेडी अवेयर, 143 के इसमें तो आपको ऑलरेडी पता है क्या सीन है क्या नहीं है। तो पावर्स ऑफ ड्यूटी 143 इज वेरी क्लोज टू अस ओके, बिकॉज एज ए सीए हम लोग को कुछ अगर 143 बोला तो अपने को सेक्शन 143 याद आता ओके, बाकी 143 के दूसरे मतलब तो अपने दिमाग में बैठते नहीं ओके। एंड लिटरली बता रहा हूँ, मतलब 143 में, और 143 अपन यूज भी करें तो क्या होने वाला है ओके, आंसर तो एक ही मिलने वाला है ओके। आपका मतलब आंसर अपने लाइफ में भी आंसर अपने को यही मिला है ओके। यार ये भी एक दुखती रस पे हाथ रखने वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन डेफिनेटली ओके इसके ऊपर कभी कहानी रहेगी, जब कंपनी ऑडिट चालू करेंगे तो बताऊंगा, कॉलेज की स्टोरी है। हाँ तो सीधे साधे बच्चे हम, सीधे साधे तो मैं भी हूँ मालिक, मैं क्या, मैं खराब आदमी हूँ ओके, मैं खराब हूँ क्या मालिक ओके, मैं भी अच्छा आदमी हूँ, मैं भी सीधा साधा हूँ, लेकिन यार ठीक है ओके है भाई। ऐसा था, कॉलेज का टाइम रहता है, कॉलेज में इंस्टेंसेस होते हैं, और अपन भी बोल दिए किसी को ओके, फिर बाद में बोलते हैं नहीं 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 ओके जाए सी यू एज माई फ्रेंड, और मतलब ऐसा तोड़ तोड़ हो गया यार, मतलब क्या, मतलब यही है, यू डिजर्व समवन बेटर, आई नो दैट ओके जगत, लेकिन एक फेज होता है ना लाइफ का, एक फेज होता है मालिक ओके, एक फेज होता है लाइफ का। तो अफेयर नहीं होता, इसको अफेयर नहीं बोलते, ये इसको एक तरफा मोहब्बत बोलते हैं। अफेयर अलग चीज़ हो गई बेटा, अफेयर अलग चीज़ हो गई, अफेयर नहीं बोलते, इसको एक तरफा मोहब्बत बोलते हैं ओके। सो दोनों चीज़ें अलग अलग है मालिक। तो तो ये सिनारियो है। तो कंपनी ऑडिट के अंदर अपन लोग पोर्शन ये देखेंगे। तो इन ऑल टुगेदर, इन ऑल सिनारियो विल बी स्टडिंग ऑल योर इंटरमीडिएट का सिलेबस, एंड साथ में नेफ्रा के अलावा डिविडेंड और शेड्यूल 3 का थोड़ा सा डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेशन के पॉइंट्स ओके, तो जाके कंपनी ऑडिट कवर होगा। तो कंपनी ऑडिट का सिलेबस ये है। इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ रहा था सर नेफ्रा इंपॉर्टेंट है क्या, आपको मैंने क्या बताया, पूरा सिलेबस ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ओके ऐसा होगा कोई सिलेबस कभी आया नहीं है, कभी आया नहीं है, कभी आया नहीं है ओके, इसका मतलब ये कभी आएगा नहीं, ऐसा है क्या? डेफिनेटली आई मे एग्री कि भाई यार द चांसेस ऑफ कमिंग इज वेरी लेस, लेकिन डज इट मीन इट विल नेवर कम? अगर वो नहीं आना होता तो सिलेबस में ये होता ही नहीं ना मालिक ओके। सिलेबस में है तो हमें सब पढ़ना है डेफिनेटली, हाँ उसको पढ़ने के तरीके कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, वो अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन ओके ये पॉइंट को डिस्कस करेंगे मालिक ओके, लेटर ऑन अपन इस पर बात करते हैं मालिक, कंपनी ऑडिट का पोर्शन मालिक ओके। वंदना जी अभी नहीं बताते शॉर्ट में, वो बाद में बताते हैं। वंदना जी वो दुखती रखते हाथ है, अपन देखेंगे मालिक। तो सर कंपनी ऑडिट में क्या हमें देखना होगा, हमें पूरा पोर्शन देखना होगा, एक बार देखना होगा। 3 लेक्चर का काम है, 3 ऑड लेक्चर्स विल बी देयर फॉर कंपनी ऑडिट। 3 से 4 लेक्चर में अपना काम खत्म हो जाएगा ओके। कंपनी ऑडिट का पोर्शन, कंपनी ऑडिट विल नॉट बी रिक्वायरिंग फॉर मोर देन दैट लेक्चर। तो आराम से ये सिनारियो है। सीन एक चीज़, एक कंपनी ऑडिट के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट मैं बता दूं, कंपनी ऑडिट में ना
इस बार में जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है आपको इस नवंबर अटेम्प्ट के ऑनवर्ड्स, मतलब दिसंबर की बात करें तो जो लॉ का बैच बैठ चुके हैं तो उनको ऑलरेडी आइडिया है जो अमेंडमेंट्स मेजर हुए हैं वो कहां पर हुए हैं। ओके, आई डू थिंक सबको आइडिया होगा जो मेजर अमेंडमेंट जो आपको नवंबर 21 और दिसंबर 21 जो भी एग्जामिनेशन का पॉइंट होगा उसके लिए जो होंगे वो कौन से एरिया में है। ओके, इट इज मेनली पेनल्टी एरिया। तो यहां पर भी कंपनी ऑडिट में भी पेनल्टी के एरिया में अमेंडमेंट आपको आए हुए हैं। इवन ड्यूटीज में कुछ छोटे मोटे अमेंडमेंट है। ओके, लेकिन पेनल्टी एरियाज में काफी अमेंडमेंट है। पेनल्टी जो बहुत ही ज्यादा अमाउंट की थी उनको अभी इस बार इवन लॉ में भी अगर आप देखोगे पेनल्टी में और यहां पर भी देखोगे पेनल्टी में, तो कहीं ना कहीं आई डू थिंक मतलब जो मेरा परसेप्शन है या मेरा जो इंट्यूशन बोल रहा है जो दिसंबर में देने वाला है, जो मई 22 या नवंबर 22 देने वाला है, तो थोड़ा सा उसके लिए ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन जो दिसंबर 21 में देने की सोच रहा है एग्जामिनेशन, जो अभी दिसंबर 21 के लिए एलिजिबल है, मेरे को ऐसा लग रहा है यू may get the MCQ on penalty portion। तो पेनल्टी पोर्शन पे आप प्रिपेयर रहिए। पेनल्टी पोर्शन डेफिनेटली वो एमसीक्यू बहुत ज़्यादा मार्क्स का नहीं होगा बिकॉज इज नॉट एन एप्लीकेशन बेस्ड, बट इट विल बी एटलीस्ट ए मार्क, 1 मार्क, 1 मार्क के ऐसे 3-4 भी क्वेश्चन हो गए तो वो 4 एक क्वेश्चन हो जाते हैं। तो पेनल्टी के ऊपर अपने को तोड़ ध्यान रखना होगा मालिक। तो पेनल्टी का पोर्शन अपन देखेंगे मालिक। ओके, तो पहला पॉइंट कंपनी ऑडिट जो मैंने आपको बताया। तो ऑडिट में क्या क्या कवर करना है, तो पहला होता है कंपनी ऑडिट। इसके बाद ओके ये पोर्शन के बाद आपको और एक पोर्शन आता है इंटरनल ऑडिट। सर कंपनी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट में डिफरेंस क्या होता है? कंपनी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कंपनी ऑडिट जब मैं बोलता हूं, कंपनी ऑडिट का पोर्शन जब बोलता हूं तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो इसीलिए कंपनी ऑडिट में देयर आर सर्टेन क्वालिफिकेशंस, डिस्क्वालिफिकेशंस, हु कैन नॉट बिकम एन ऑडिटर, हु कैन बी एन ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर इज मोर रिलेटेड टू एम्प्लॉय। Internal auditor can be an outsider also, but it is more related to an employee, management person। जब हम दो ऑडिटर की बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट कंपनी ऑडिट की बात कर रहे हैं, इट इज मोर ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एंड सेकंड पॉइंट जब मैं इंटरनल ऑडिट की बात कर रहा हूं, दिस इज मोर ऑफ मैनेजमेंट ऑडिटर। ओके, दोनों केसेस में स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो रहेगा वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करेगा। स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो रहेगा वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करेगा। जो इंटरनल ऑडिटर रहेगा वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो नहीं करेगा सर। तो सर उसको कोई स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल नहीं है, उसको एप्लीकेबल है लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है। स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट, ये इंटरनल ऑडिट मतलब सेपरेट एरिया ऑल टुगेदर है। स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट, इन्होंने एक स्टैंडर्ड्स के एरिया डिफाइन किए हुए हैं और स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट का कॉन्सेप्ट है। तो अपने एरिया में नहीं है, अपने लिए छोटा सा पोर्शन है, लेकिन हाँ एक स्टैंडर्ड 610 अगर आपको मालूम होगा, 610 स्टैंडर्ड 610, तो कंपनी ऑडिटर मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर इन दोनों की मेल जोल बताई गई है। यानी कम स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर ऑल्सो। 610 के हिसाब से अपने को फोकस करने मिलेगा मालिक। तो अभी के लिए मेरे ख्याल से अभी तक के लिए मेरे ख्याल से ये दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ये मालूम पड़ गया। ओके, तीसरा और एक कॉन्सेप्ट आता है, और ये तीसरा और एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना है, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट। ओके, अब एक एक चीज अच्छे से समझिए। मैं वापस बोल रहा हूं, मेरा मेन पॉइंट ये है स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। स्ट्रक्चर मतलब यार जब चैप्टर चालू करूं ना तो मेरे को वापस है ना उसका ब्रीफ कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत नहीं पड़े। तो whenever I start my chapters, you should be thoroughly conceptually clear with that context what I want to discuss. When I say statutory auditor, okay, he will be doing the audit of financial statement. Which financial statement? Historical financial statement. Historical financial statement. Everybody with me. Historical financial statement. याद आया ना? आज मॉर्निंग में किया था अपन ने historical financial statements. When I say about internal audit is not related only to financial statement. He is related to management person. System कैसे है, प्रोसेस कैसे है। ओके, एक मतलब एग्जांपल अगर बात करें परचेस का प्रोसेस, परचेस करने के लिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, ऐसे 4 स्टेप्स होते होंगे। ये स्टेप बरोबर है क्या, इस स्टेप्स को इंप्रूव करना है क्या, दीज आर थिंग्स विच आर टेकन केयर बाय इंटरनल ऑडिटर। दीज आर नॉट टेकन केयर बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या करेगा? स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोलेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 1 करोड़ बताया हुआ है इनकम, हमें बताइए 1 करोड़ इनकम आपकी है या नहीं है, दिस 1 करोड़ इज देयर और नॉट, ओके, फॉर दिस गिव मी एविडेंस, दिस इज स्टैट्यूटरी ऑडिटर। बट इंटरनल ऑडिटर विल नॉट बी लाइक दिस। इंटरनल ऑडिटर इज मोर ऑन इंप्रूविंग द थिंग्स, इंप्रूविंग द कंट्रोल्स जब बात कर रहे हैं हम लोग, कंट्रोल मतलब क्या होता है, पॉलिसी प्रोसीजर्स। तो इंटरनल ऑडिटर का मेन काम होगा पॉलिसी प्रोसीजर्स को इंप्रूव करना, कंट्रोल्स को इंप्रूव करना। परचेस का प्रोसेस है 1 2 3 4 5, ओके, ये 5 प्रोसेस है, ये 5 स्टेप में इंप्रूव लाना, ये 5 स्टेप फॉलो करने के लिए चेक करना, दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर ये करता है, इंटरनल ऑडिटर का स्कोप।
नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट क्या होता है मालिक? मैनेजमेंट ऑडिटर पहले बात करता हूं। मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट मतलब मैनेजमेंट का ऑडिट, मैनेजमेंट का ऑडिट, मैनेजमेंट का ऑडिट, मैनेजमेंट का ऑडिट। मैं आई एम यूजिंग सम वर्ड इन हिंदी, तो प्लीज लिसन केयरफुली, प्लीज लिसन केयरफुली। ओके, मैं बोल रहा हूं मैनेजमेंट ऑडिट, मैं थर्ड चैप्टर पे हूं, थर्ड पॉइंट पे हूं। मैनेजमेंट ऑडिट मतलब मैनेजमेंट का ऑडिट, एंड ऑपरेशनल ऑडिट मतलब मैनेजमेंट के लिए ऑडिट। वापस बोल रहा हूं, भारत माता की जय। एवरीबडी 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 हियर। मैनेजमेंट ऑडिट मतलब मैनेजमेंट का ऑडिट, एंड ऑपरेशनल ऑडिट मतलब मैनेजमेंट के लिए ऑडिट। ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑडिट फॉर मैनेजमेंट, ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑडिट फॉर मैनेजमेंट, ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑडिट फॉर मैनेजमेंट। अगर मैं बोल रहा हूं मैनेजमेंट ऑडिट, इट इज कॉल्ड ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट, एंड अगर मैं बोल रहा हूं ऑपरेशनल ऑडिट, इट इज ऑडिट फॉर मैनेजमेंट। ओके, ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट क्या फर्क है सर? फर्क है क्या? एग्जांपल, ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है उनका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, या जो उनके सीईओ है, या जियो सीएफओ है, या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है क्या उनके डिसीजंस तोड़ हो रहे हैं, क्या उनके जो डिसीजन मेकिंग है वो जबरदस्त है या नहीं है। आप प्रैक्टिकली समझने को करो। ओके, खाली मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं, मैं तो खाली एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड को लग रहा है कि मैनेजिंग डायरेक्टर के डिसीजंस को इवैल्यूएट करना है। मैनेजिंग डायरेक्टर को लगता है कि उसके जो मैनेजर्स हैं ना, उनके डिसीजंस को इवैल्यूएट करना है। तो इस केस में दे अपॉइंट एन ऑडिटर, दे अपॉइंट द पर्सन टू इवैल्यूएट ये मैनेजमेंट तोड़ है या नहीं है, मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट के डिसीजंस कैसे है। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑडिट। इन शॉर्ट, मैनेजमेंट ऑडिट में हम लोग क्या करते हैं? मैनेजमेंट ऑडिट में हम लोग क्या करते हैं? मैनेजमेंट का ऑडिट करते हैं, मैनेजमेंट का ऑडिट करते हैं। वापस बोल रहा हूं, मैनेजमेंट का ऑडिट। सर इसमें हमें अपॉइंट कौन करेगा? इसमें हमें अपॉइंट उनकी सुपीरियर अथॉरिटी करेगी। अगर एमडी का ऑडिट करेंगे तो मेरा हमको अपॉइंट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर कोई मैनेजर का अपॉइंट ऑडिट करना है तो हमें अपॉइंट करेगा एमडी। ओके, उनके ऑडिट करना। सर उनका ऑडिट मतलब पर्सन का ऑडिट करना। एग्जांपल, एटी एकेडमी। अभी देखो, अभी क्या छुपी बात आपसे थोड़ा ना छुपी हुई है, गरीब आदमी है अपन तो एम्प्लॉय है इस एटी एकेडमी में। एटी एकेडमी इज एक्चुअली बेसिकली विथ माय वाइफ। ओके, ये माय वाइफ इज अ प्रोप्राइटर, और अपन ओनर नहीं है ना यार। अपन ऐसे विनोद सर जैसे, ओके, विनोद सर जैसे ऐसे, और प्रशांत सर जैसे ऐसे अपन तो ओनर नहीं है ना, अपन गरीब आदमी है मालिक। कैसे? एक एग्जांपल बात करते हैं। विनोद सर मतलब एकेडमी है, ओके, प्रशांत सर उनका अपना एक सीए गेट का पॉइंट है। अपन क्या है? आप बोल रहे हो अमित तातेड़ एटी एकेडमी, अरे नहीं है भाई मेरे नाम पे, इट इज अबाउट मनाली। मनाली इज मे टेकिंग केयर ऑफ ऑल थिंग्स। ओके, जेईटी में वो मनाली मुझे सैलरी देती है, मनाली माय वाइफ, ओके, मुझे सैलरी देती है। ओके, और क्या बताऊँ, मतलब शादी के क्या क्या इम्पैक्टेड है। लेकिन ठीक है, अभी क्या मतलब, दर्द कितनी बार भी रो तो दर्द बढ़ता ही है। ओके, जैसे बोला जाता है कि रो लो, शेयर कर लो, दर्द कम हो जाता है। कौन बोला? रो लिया, बहुत रो लिया, लेकिन क्या दर्द कम हुआ? ओके, दर्द कम नहीं होता मालिक, नहीं होता है। ओके, अपने को लगता है कि दर्द नहीं होता कम मालिक, चलता है। अभी क्या मतलब, ठीक है भाई, किस्मत की बात है, कर्मों का हिसाब है। तो सैलरी, मैडम सैलरी दे देती है मुझे, मैडम सैलरी दे देती है। और कितनी सैलरी, अगर आप पूछोगे सर कितनी सैलरी देती है, तो प्रमोद कितनी देती है मैडम मुझे सैलरी? प्रमोद बैठा, मैं क्या झूठ बोलूँ यार, प्रमोद कितना देती है मैडम? कितना? अच्छा, कुछ ऐसा तो देखो, मतलब 21,000 से 25,000 के बीच में, मतलब प्रमोद का पॉइंट आ गया, 21,000 से लेकर 25,000 के बीच में मुझे सैलरी मिल जाती है। ओके, यानी अगर आप बात करें तो दिन का 1,000 रुपया, दिन के 1,000 रुपये में मैं क्या करूं बताओ। तो अब यहां पर सर इसका मतलब मैं एटी एकेडमी में कोई रोल नहीं प्ले कर रहा हूं ना। 25,000 मेरे मतलब गोटे खेलने के तो देती नहीं है मनाली मेरे को। मैं इधर क्लास में आ रहा हूँ, गोटे खेल रहा हूँ, चलो गोटे खेलते, इसके तो पैसे नहीं दे रही ना। मनाली मेरे को कुछ दे रही है, तो कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे पैसे मिल रहे मालिक, इसके लिए मुझे पैसे मिल रहे मालिक। सैलरी से जैगुआर और ये क्या मतलब सब डूबा हुआ है रे मैं, मतलब सब ऐसा लोन क्या, मतलब आई डोंट थिंक सो, मतलब ये सिर्फ हवा करने के लिए रे। तो ठीक है, जोक्स अपार्ट, कमिंग ऑन पॉइंट। ओके, जब मेरा क्वेश्चन है, मनाली को ऐसा लग रहा है कि भाई अमित तातेड़ जो ये डिसीजन ले रहा है, दिन के बैच अभी रख रहा है, बरोबर है कि नहीं है। ओके, ये बैच का टाइमिंग बरोबर है कि नहीं है। अमित के जो डिसीजन आ रहे हैं, स्ट्रैटेजिक डिसीजन, अमित ने ये सब्जेक्ट चालू करना है, ये वाला पॉइंट ये चालू करना है, ये बरोबर है कि नहीं, अमित बरोबर कर रहा है नहीं। तो मनाली इसके लिए एक ऑडिटर अपॉइंट करेगी, और वो ऑडिटर मेरे से बात करेगा, और वो ऑडिटर पता करेगा कि मेरे जो डिसीजन मेकिंग है, आप समझ रहे हो कितना सेंसिटिव सब्जेक्ट है ये, कितना सेंसिटिव टॉपिक है ये मैनेजमेंट। यानी यहां पर मुझ पे इल्जाम लगाया जा सकता है मालिक। दे कैन क्लेम दैट अमित तातेड़ यू हैव नॉट टेकन द डिसीजन करेक्ट।
यू नीड टू इंप्रूव योर डिसीजन। मां कसम साला अमित तादड़ को बोलेगा डिसीजन इंप्रूव करने के लिए, अपन ऐसा होएगा। एग्जांपल अभी इसमें ले लो, अभी बात करते हैं, अभी इसके अंदर वंदना जी सीए बन गए, वंदना जी सीए बन गए, बनने के बाद मनाली ने वंदना जी को हायर कर लिया और बोला भाई मैनेजमेंट ऑडिट करो। मां कसम इमेजिन करो वंदना जी आ रहे हो, बोलते अमित तादड़ योर रॉन्ग डिसीजन, योर रॉन्ग डिसीजन, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। मां कसम दिमाग खराब हो जाएगा। आप इमेजिन करो टैलेंट क्या चाहिए। ये ऑडिटर इतना आसान नहीं है भाई। वंदना जी को इसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। अरे भाई सीनियर, पहला प्रॉब्लम तो सीनियर, अरे मेरे को बताइए कैसा करने का काम, इतने साल से मैं कर रहा, इतने साल से जैसे चल रहा वो कर रहा। वंदना जी बोल रहे नहीं 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 सर, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने वर्चुअली ऐसा करना चाहिए, वर्चुअली। अच्छा मेरे को सिखाए। आप समझे मालिक, आप समझे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा ये ऑडिट में। चैप्टर, ये थर्ड पॉइंट मैं चैप्टर 3 मतलब बोलने के लिए बोल रहा हूं, ये जो सीक्वेंस है, पर ये सीक्वेंस अपने बुक का नहीं है, लेकिन लॉजिक मैंने आपको पहले भी क्लियर किया। तो चैप्टर 3 में जो मैनेजमेंट ऑडिट है ना, बहुत सेंसिटिव ऑडिट है। पहला ऑडिट और दूसरा ऑडिट बहुत आसानी से होता है। इट्स वेरी इजी टू कंक्लूड स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। आसानी से क्यों? क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। आपके पास ओपिनियन देने के लिए क्लियर है ना यार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो ट्रू है नहीं तो नहीं है, ट्रू एंड फेयर है नहीं तो नहीं है, इंटरनल ऑडिट में ये सिस्टम सही है या नहीं है। इधर इंसानों के डिसीजन के बारे में बताया जाएगा, बिहेवियर प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आएंगे। तो सर ये ऑडिट कैसे किया जाएगा? ये ऑडिट करने के लिए भाई दोस्ती यारी करनी पड़ेगी। ओके बात करना पड़ेगा, म्यूचुअल ट्रस्ट होना पड़ेगा और ट्रस्ट लेना पड़ेगा कि भाई मेरे को ये समझना पड़ेगा कि मतलब जो ऑडिटर है उसको ये समझना पड़ेगा कि सामने वाले पे वी नीड टू हैव ए फ्रेंडली टोन बट फर्म। मतलब बहुत बहुत सारे एलिमेंट है। तो यहां पर आपको ये समझना होगा कि मैनेजमेंट ऑडिट में क्या किया जा रहा है। मैनेजमेंट के डिसीजंस तोड़ थे कि नहीं, मैनेजमेंट के डिसीजन तोड़ है कि नहीं, ये चेक किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से मैनेजमेंट ऑडिट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। मैनेजमेट ऑडिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? मैं बस बोल रहा हूँ व्हेनेवर आई स्टार्ट विद द चैप्टर आई विल नॉट बी स्टार्टिंग ये अगेन विद द बैकग्राउंड ये वाला ये, या मैंने आज सब पहले लेक्चर में, और ये पहला लेक्चर यूट्यूब पे रहेगा, तो वापस जब भी अगर कोई कॉन्सेप्ट बैकग्राउंड याद नहीं आ रहा होगा तो उधर जाके चेक कर लेना भाई। पर मैं आपको बताऊँ आज मेरे को ऐसा क्लियर कट कॉन्सेप्ट होना। मेरे ख्याल से मैनेजमेंट ऑडिट समझ में आया। मैनेजमेंट ऑडिट किसका ऑडिट करना है? वापस मैं एग्जांपल देते नहीं बैठूंगा मालिक, याद रखना मालिक, नहीं तो फिर अपना जो टारगेट मेरा लॉजिक सिंपल है भाई, 80 आवर्स के कॉन्सेप्ट में अपना काम खत्म हो जाता है, 80 to 90 आवर्स के बीच में। तो अपना टारगेट अचीव करने के लिए अपने को मेरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई यार इतने इसमें 100 मार्क्स हो जाते हैं, बहुत बड़ी बात है मालिक। तो मैनेजमेंट ऑडिट मतलब क्या करना? मैनेजमेंट का करना ऑडिट, मैनेजमेंट का ऑडिट करना मतलब क्या करना? मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग का। आप मेरे घर पे क्या प्रॉब्लम चल रही है, मेरी पर्सनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम, इट इज नॉट ए कंसर्न। व्हाट इज ए कंसर्न? अमित तातेड़ के डिसीजंस आर करेक्ट और नॉट इन द पर्टिकुलर सिनेरियो। और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? ओके आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। ओके डोंट यू थिंक दिस इज ए कॉमन प्रॉब्लम विद मेनी मैनेजमेंट पर्सन? ओके एक छोटा सा एग्जांपल समझो मेरा। आपको लगता है अगर 10 साल पहले जो डिसीजन लिया, क्या आज के सिचुएशन में वही डिसीजन सिमिलर डिसीजन विल सर्वाइव? What I'm asking you is, okay, last 10 years back, I took some of the decision. I took one of the decision. Do you think today also the same decision will work? Pramod? Answer is no. Not at all. लॉजिक सिंपल, पॉसिबल ही नहीं है सर डिसीजन ये इतने डिसीजन। भाई यार रीजन सिंपल है, उस टाइम पे सिनारियो सर्कमस्टेंसेस सारे अलग थे। आज के इसमें सिनारियो सर्कमस्टेंसेस अलग है। ओके तो उस टाइम के डिसीजन और अभी के डिसीजन, इसीलिए पर प्रॉब्लम क्या होगा मेरे को बताओ। अगर लास्ट 10 ईयर्स बैक अगर मैंने डिसीजन लिया है तो आज मेरा एक एटीट्यूड या ईगो प्रॉब्लम नहीं होगा क्या? मेरा ईगो प्रॉब्लम क्या होगा? मेरा ईगो प्रॉब्लम ये होगा कि नहीं भाई वो टाइम पे मैंने डिसीजन वो लिया है, आज भी वही डिसीजन लूंगा तो सक्सेसफुल होगा। और कोई मुझे आके बताएगा तुम गलत कर रहे हो, तो डोंट यू थिंक ईगो प्रॉब्लम आएगा? मैनेजमेंट ऑडिट। तो सर ये तो एक ऑडिट समझ में आ गया। फिर ये ऑपरेशनल ऑडिट क्या है? ऑपरेशनल ऑडिट मतलब मैनेजमेंट के लिए ऑडिट। ओके मैनेजमेंट इधर बोलेगा कि मेरे ऑपरेशंस कैसे है वो बता, मेरे ऑपरेशंस बरोबर है कि नहीं वो बता। तो मैनेजमेंट ऑडिट इज मोर ऑफ डिसीजन मेकिंग, ऑपरेशन ऑडिट इज मोर ऑफ ऑपरेशन, डे टू डे ऑपरेशंस। जैसे पॉलिसी प्रोसीजर्स है वैसे वैसे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके जैसे पॉलिसी प्रोसीजर्स है वैसे वैसे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे अप्रूवल्स लेने चाहिए थे वैसे ही अप्रूवल्स लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे हैं। बहुत बार एक कॉमन क्वेश्चन या कॉमन कंफ्यूजन आएगा, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू क्लिक दिस वन। ओके हाउ मेनी आर एबल टू क्लिक दिस वन? ओके many of them may get confused in two audits. One is internal audit and one is operational audit.
ओके, वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन विल बी सर इंटरनल ऑडिटर भी वही कर रहा है जो ऑपरेशन ऑडिटर कर रहा है? आंसर इज यस, आई एम टेलिंग यस यस, बट इंटरनल ऑडिटर का स्कोप बहुत ज्यादा है, ऑपरेशन ऑडिटर का स्कोप बहुत कम है। ऑपरेशन ऑडिटर का मोर कंसर्न विद ऑपरेशन है, इंटरनल ऑडिटर इज नॉट कंसर्न ओनली विद ऑपरेशन, इंटरनल ऑडिटर इज कंसर्न वाइडर एरिया। ऑपरेशनल audit is more concerned with okay the only operations, more concerned only with area of operations, ऑपरेशन कैसे हो रहे हैं, प्रोडक्शन का ऑपरेशन कैसे हो रहा है, परचेज का ऑपरेशन कैसे हो रहा है, सेल्स का ऑपरेशन कैसे हो रहा है, ऑपरेशन डे टू डे एक्टिविटीज। तो सर व्हाट एग्जैक्टली है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट, वो हम लोग देखेंगे, लेकिन मैं आपको खाली आज इतना बता रहा हूं, किसका स्कोप बहुत ज्यादा बड़ा होगा, किसका स्कोप ज्यादा बड़ा होगा, इंटरनल ऑडिट का स्कोप ज्यादा बड़ा होगा, बिकॉज इट डज नॉट फोकस ओनली ऑन ऑपरेशन, इट फोकस ऑन ऑपरेशन। तो एक एरिया है इंटरनल ऑडिट का, उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी चेक कर सकता है इंटरनल ऑडिटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रोल प्ले कर सकता है इंटरनल ऑडिटर, डिसीजन स्ट्रैटेजिक डिसीजन के लिए भी इंटरनल ऑडिटर रोल प्ले कर सकता है, जबकि ऑपरेशनल ऑडिटर नहीं कर सकता। ऑपरेशनल ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन के रिलेटेड काम करेगा। तो याद रखिए सर, तो इसमें ऑडिटर क्या करेगा, ओके सबसे बहुत आसान और छोटे छोटे चैप्टर्स है, मैं आपको ये बता रहा हूँ जो स्क्रीन पे मैंने अभी बताया। ओके, कंपनी ऑडिट नहीं, हाँ इंटरनल ऑडिट ले लो, मैनेजमेंट ऑपरेशन ऑडिट ले लो, ये अपने लिए इंटरनल ऑडिट एक लेक्चर का काम है, मैनेजमेंट ऑपरेशन ऑडिट ये भी एक लेक्चर का काम है, वन लेक्चर, दैट्स इट, इजी पॉइंट है। ओके, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये अगर आपने ये तीनों ऑडिट कर लिए, बहुत आसान से चैप्टर है। ओके, ये वाले कॉन्सेप्ट में आपको ऑडिट आ गया, ठीक है, आराम से। Sir, operational audit are the audits that focus on effectiveness, efficiency of operations. Internal audit focus on what happened already. हाँ, एक सेकेंड ना, जस्ट अ मोमेंट मालिका। हो गया